Assalamu alaikum. Good morning everyone. Good morning. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. मैं हूँ नादिया खान, मेरे साथ हैं सुहेब हसन नाम। हम दोनों के अब आपने सुन ही लिए हैं तो जहन नशीन कर दें, क्योंकि हर सुबह जो होंगे हम सर खाएंगे, थोड़ा सर खाएंगे आपका, थोड़ा हंसाएंगे, और ये कि बहुत सीरियस बातें भी होंगी, लेकिन ये क्योंकि न्यूज बेस्ड शो है तो हर चीज को एडजस्ट करना पड़ता है। सुहेब समझा करो। हाँ मैं समझ गया। हाँ जी। सही है जी, तो आज की भी बहुत सारी टॉप स्टोरीज। आज क्या हुआ शारा भुट्टो पे? टॉप, अच्छा शारा भुट्टो का एक सेगमेंट रख लें हम। मेरे ख्याल में सही टॉप स्टोरीज में थोड़ी सी टॉप की बात करते हैं। वो है शारा भुट्टो जी, हमारी जबरदस्त एक हाईवे बनी है। जी जी। तो आपको पता है ना, वो अभी आगे जाएगी वहाँ हाईवे तक, जो कराची में लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना ट्रैवल टाइम कम हो गया और सुकून की ड्राइव है। इतना जबरदस्त वो हाईवे बना है, और लेकिन तेज ट्रैफिक है जो कि होगी। जो इधर से ट्रैफिक जा रही है ना, फायदा ये हो गया कि अब आगे से भी आ गई है, फायदा हो गया। अच्छा कि आगे रॉन्ग वे आ रहे हैं सब, रॉन्ग वे आ रहे हैं ना, अब रॉन्ग वे भी शुरू हो गया। इतनी खतरनाक शारा है भुट्टो पे। आप मुझे ये बताएं कि सामने से अगर गाड़ी आ जाए आपका क्या हाल होगा। ये वैसे गलत। कल मैंने रात को देखा, रात को वहां से गुजर रहे थे, पुलिस भी खड़ी थी, बाय द वे पुलिस भी खड़ी थी, लेकिन सामने से गाड़ी आ रही थी। और होता ये कि एज अ ड्राइवर आपको लगता है कि आप गलत जा रहे हैं, नहीं, और आपके जहन में नहीं होता ना, वहमो गुमान में होता है कि सामने से गाड़ी आएगी, तो आपकी स्पीड अपनी है, जाहिर है आप रिलैक्स जा रहे हैं, और एकदम से सामने से गाड़ी आ जाए या थोड़ा सा वो टर्न कर ले, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है वो। और उसके बाद जो नाके वाली जगह है ना, वहां से आई तो मैं साइड पे जाके ना, मैं गाड़ी रोकी फैसला, मैंने कहा यार कोई है, कोई देख रहा है। पुलिस वाले भी बैठे थे। फिर हमने उनसे पूछा, हमने कहा भाई सामने से गाड़ी आ रही है, इतना बुरा एक्सीडेंट हमारा हो सकता था, क्या हो रहा है? कह रहे हम इतनी तो मना करते हैं, कोई सुनता नहीं। कैसे कहा? I love you for this. इतनी तो बड़ा करते कुछ सुनता नहीं, अब क्या करें? अब क्या करें? मैं पहली दफा कहा, मैंने कहा भाई मैं न्यूज चैनल पे काम करती हूँ और अब मैं ना आऊंगी ये रिपोर्टर। ये मुझे आप प्लीज बता सकते हैं चैनल पे, ये जो आप इतनी प्यारी बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं अभी आप ही चेक करेंगे। मैंने कहा आप ही जो है ना, हमने कहा है कोई सुनता ही नहीं हमारी। हाँ, हम क्या करें? परसों क्या हुआ कि पुलिस वालों की बाइक्स ऐसे करके पार्क थी हाईवे पे, और वो बातचीत चल रही है, ताकि आधी जो बाइक है वो सड़क पे आ रही है। यार क्या हो रहा है? हाँ यही हो रहा है। अच्छा हमारी टेंडेंसी भी है, हम ना आगे यू टर्न थोड़ा सा आगे है, हम क्या करते हैं यू टर्न नहीं यार, यहीं से कुछ जाके जो है रॉन्ग साइड लेके हम यू टर्न आगे ले लें। जी आज मैंने पुलिस वाली गाड़ी देखी, वो भी मेरे सामने से आ रही थी रॉन्ग वे। अच्छा क्या हो रहा है? पुलिस वाले भाई कर रहे हैं, वो नहीं कोऑपरेट कर रहे, तो आवाम कैसे कोऑपरेट करेगी? प्लीज ये मैं आपसे अपील करूंगी। शारा भुट्टो बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसमें मेक श्योर कि ये वाले काम ना हो, वरना बहुत बुरा हादसा हो। भाई कानून की पासदारी करें, आप एक पढ़े लिखे शहरी होने का सबूत दें। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कानून आपकी गिरफ्त में आप नहीं आ रहे तो आप मतलब कानून तोड़ते रहेंगे क्या? नहीं तो कानून वालों से भी तो पूछे ना। 6 पुलिस वाले भाई वहां बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे कि अब एक ऑल्टो उल्टा जा रही है, थोड़ी देर बाद अच्छा सड़क साथ पे है उधर जाने की, लेकिन क्यों आ रहे हो? क्योंकि वहां आगे जाके कोई कट वट है जिससे उनको लेके शॉर्टकट पड़ जाएगा। एंड दे कैन स्टॉप इट बिकॉज़ बीच में वो हैं चेक पॉइंट्स, लेकिन वहां से भी थ्रू हो रही हैं गाड़ियां बहुत। चलेंगे हम पूछते हैं, ये अगर प्रैक्टिस आप जरा ऑब्जर्व करती रहे 2-3 दिन अगर ऐसी चलती रहती है तो फिर हम अथॉरिटीज में से किसी दिन में 2 दफा तो मैं छापे मारती हूं वहां। बस ठीक है, वहां से तो गुजरती ये पूछते हैं क्या हो रहा है। मैं तो आई एम वाचिंग यू। शारा भुट्टो तो बहुत कीनली फोकस करती हैं नादिया, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। कम से कम 2 दफा दिन में मैं वहां से गुजरती हूं। अच्छा कुछ एआई की भी आप बात करनी थी, आपने बड़ी कोई एक खबर ऐसी पढ़ी थी आप? खबर क्या, आजकल तो बहुत एआई जब आप सुनते हैं पढ़ते हैं खौफ आता है, पता है। मैंने ब्लैक मिरर में एक एपिसोड भी देखा था, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। क्या ये हमारी जिंदगी आसान कर देगी या ये हमारी तबाही बनेगी? मुझे नहीं लगता आसान करेगी। मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये आसान नहीं करेगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसमें बैलेंस कायम करना बहुत बहुत अहम होगा, और वो नहीं हो पाएगा कि आप जॉब्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते रहें लोगों को, इंसानों को, और फिर एआई को इस्तेमाल करें उनकी असिस्टेंस के लिए। ये नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। मतलब सारे काम अगर ये एआई करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हर बंदा मतलब वीडियो भी वो बना रहे हैं, मैं तो एक हमारा काम भी खत्म, ड्रामे श्रामे भी एआई पे बन रहे होंगे। ठीक है जी, जो कोडिंग बच्चे सीखते थे, एचआर डिपार्टमेंट कोडिंग भी करेगा, एआई कोडिंग भी करेगा। और अब तो गूगल ने जो रिलीज किया है जेमिनाई, आपकी सोच है कि उसने क्या कमाल काम करने, घर बैठने की तैयारी शुरू कर दें। मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि देखें ना पहले क्या होता था, पहले ड्राफ्टिंग वगैरह करते थे एचआर में लोग, तो उनकी सैलरीज भी अच्छी होती थी, और जिसकी ज्यादा अच्छी ड्राफ्टिंग होती थी उसको पैसे ज्यादा अप्रेजल। लेकिन अब क्या, एआई के जरिए आपने ऐसी बेहतरीन ड्राफ्टिंग 1 सेकंड के अंदर। मुझे एक बात समझ नहीं आती, देखो आप कितना भी आपका सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हो, हैक हो सकता है, ये बात सही है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर जहाज भी आपका कंप्यूटर उड़ा रहा है, गाड़ियां भी आपके कंप्यूटर उड़ा रहा है, सब चला रही है, आप किसी चीज को भी हैक करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। It will never be safe. डिजास्टर है, It will never be safe कि अच्छा फिर मैं तो ऐसी सी बातें सुन रही थी कि गूगल क्या करेगा, जेमिनी आपका जो स्टाइल है ना उसको सुनेगा, उसको अडैप्ट करेगा और आपके स्टाइल में ईमेल्स भेजेगा हर एक को।
जैसे आपने लिखी है। यानी आपका जो मिजाज है लिखने का या फिर बोलने का, उसको वो कॉपी कर लेगा ताकि बिल्कुल भी अंदाजा ही ना हो कि आपने नहीं लिखा। और आपकी ईमेल से समझे हैक कर signature लिया वगैरह भी हो जाएंगे, सब कुछ। और आप देखो आपकी ईमेल आईडी से जा रहा है तो वैसे ही वो ऑथेंटिक ईमेल होती है। उसे आप सोचिए कुछ किसने हैक करके कोई धमकी लिख दी, कुछ गलत लिख दिया, एंटी स्टेट कोई बात लिख दी, क्या करेंगे? बहुत डेंजरस है ये। और देखिए इसको बनाने वाले भी, जो टेक्नोलॉजी, हम बहुत ज्यादा लोगों को देखते हैं सेमिनार्स में ये बात होती है, और जो इसमें हैं इस फील्ड में टेक्नोलॉजी की, जिन्होंने बड़ी इन्वेंशंस किए, वो तक कंसर्न शो कर रहे हैं। पता है आपको, वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे कंट्रोल से कुछ बाहर होता जा रहा है ये मामला, और हमें कोई इसको जो है ना इसको स्ट्रक्चर करना इस पे हम डिटेल में और भी बात करेंगे, इसकी खौफनाक थिंग्स एसोसिएटेड विद एआई, ये ब्लेसिंग है या ये कर्स है फॉर द वर्ल्ड, इस पे बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली हमारी टॉप स्टोरी यही कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया है। ये आप अब तकरीब के मनाज़िर देख रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैटन ऑफ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के हवाले किया। पुरवकार ये तकरीब हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ बेमिसाल क़यादत और मुल्की दिफा के लिए गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ भी शरीक हुआ इसमें। मियां नवाज शरीफ जरा कम कम ही आ जा रहे हैं कहीं और कम कम ही बोल रहे हैं, लेकिन इस तकरीब में भी वो शरीक हुए। और फिर मियां शहबाज शरीफ ने, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने खिताब में यही कहा कि आर्मी चीफ ने इसको लीड किया इस सारे ऑपरेशन को, और हमने भारत को धूल चटाई। चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स भी इस तकरीब में शरीक थे। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला भी शरीक हुए। तो उनके एजाज़ में ये तकरीब का एहतमाम किया गया, बैटन ऑफ फील्ड मार्शल को दिया गया। बिल्कुल। और भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है कि हमारे इतने जश्न हो रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और दुनिया जो है हमारे साथ खड़ी है, उनको काफ़ी वैसे स्ट्रेस हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर स्ट्रेस तो होगा, अब हम क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस का। अच्छा, दूसरी टॉप स्टोरी हमारी है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत। आपने देखा कि परसों जो खुजदार में वाकया हुआ, बस को निशाना बनाया और बच्चियां, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। शहीद हैं वो हमारे, ज़ाहिर है वो बहुत दुख है। हम सब खानदानों के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। तो ये सेनेट में इजलास हुआ और खुजदार हमले पर मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। इरफान सिद्दीकी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इन दहशत गर्दों के सर कलम किए जाने चाहिए, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। भारत को सबक मिल गया है, हम मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अनवर उल काकर ने भी इस मौके पर खिताब किया और सब ने ही यकजान होकर, यक ज़बान होकर भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत की, और ये कहा कि भारतीय फंडेड दहशतगर्दी अब इस तरीके से होगी। और ये हम अपने शो पर भी बात कर रहे हैं कि ये प्रॉक्सीज हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे वाकयात करने की कोशिश करता रहेगा भारत, और हमें प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने। और सबसे बड़े टेररिस्ट ये खुद हैं, बिल्कुल टेरर फैलाना चाहते हैं। लेकिन नादिया, जो आपने सवाल भी किया था और हम भी ये सवाल करते हैं कि थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद बेहतर करना पड़ेगा। अपने जो लैब्स है ना उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान और KPK में जब हम देख रहे हैं कि ऐसे जोन्स हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर ये दहशतगर्दी होती है, तो हमें वहां पर सिक्योरिटी को मजीद और फोकस करें कि बाकी मुझे लगता है कि जगहों को भी थोड़ा सा माशाल्लाह हम संभाल ही रहे हैं चीज़ों को, लेकिन बलूचिस्तान को हमारी अटेंशन चाहिए। वहाँ की लोगों की आवाज़ जो है वो हम तक पहुँचनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट है इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट कि वहाँ उनको स्टेबल करे, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, वफाकी सतह पर मसाइल सॉल्व करें, उसको सिक्योर करें, कि वरना हमेशा ये हमारा वीक पॉइंट रहेगा और भारत इसको एक्सप्लॉइट, ताकि बलूचिस्तान के बच्चों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए और वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। अच्छा, तीसरी हमारी टॉप स्टोरी है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पैदर पे बयान दे रहे हैं, और अब तो ये लग रहा है कि वो बयान सिर्फ ऐसे नहीं था कि स्पर ऑफ द मोमेंट में उन्होंने एक बात कर दी कि ठीक है दोनों टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान और न्यूक्लियर वेपन्स भी चल सकते हैं, तो मैं ये बयान दे दूं कि हम तिजारत भी करेंगे और आप सीज फायर करें, और ये वो सारी चीजें वो रिटरेट कर रहे हैं इसको बार बार। अच्छा, भारत उसको डिनाई कर रहा है कि जी सीज फायर ट्रंप ने नहीं, हमने जाके ट्रंप को नहीं बोला, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। ट्रंप बार बार एक बयान को रिपीट कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो है। बिल्कुल आप सही कह रही है, बार बार बात। सेक्रेटरी खारजा ने भारत के पहले कहा कि बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि कोई किरदार नहीं है ट्रंप का सीज फायर में, बायलैटरल है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद ट्रंप का दोबारा बयान आया, फिर आपके जो वजीर खारजा है भारत के, उन्होंने बात की और सेक्रेटरी खारजा से मुख्तलिफ वो बयान था। उन्होंने कहा कि ट्रंप तो इसमें थे और ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने हमें कॉल नहीं की, हम राब्ते में थे ट्रंप के साथ और इसमें उनका किरदार है। तो ये दोनों के बयानात में तजाद है, और हमारे यहाँ से कुछ नहीं बात हो रही इस पे सीज फायर पे। ये दोनों के जो है ना बयान जो है ट्रंप के और भारत के, उसके मौक़िफ़ आ रहा है बार बार। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। वो खुद ये कह रहे हैं कि मैंने करा। अच्छा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी इसमें बात है, ट्रंप के गैर रिवायती मुलाकातें होती हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात जो हुई थी यूक्रेन के, तो उसमें भी बड़ी अजीब सी बातचीत हुई थी, और जैसे उन्होंने स्नप किया था ज़ेलेंस्की को। अच्छा, साउथ अफ्रीका के जो सदर से मुलाकात हुई, इस मौके पर उन्होंने बात की पाकिस्तान के बारे में, तो उस मुलाकात में उन्होंने साउथ अफ्रीकन सदर से कहा
कि आप गोरों के खिलाफ वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनका जेनोसाइड हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो आप इसके बारे में कुछ करें और ये वीडियो एविडेंस है। हालांकि जब दो सरबराहान मिलते हैं ना तो वो तिजारत की बात होती है और एक फॉर्मल अंदाज में होती है, लेकिन वो बड़ी अजीब इनफॉर्मल सी थी और हक्का बक्का रह गए साउथ अफ्रीका के सदर। फिर उन्होंने कह ही दिया ट्रंप को, उन्होंने वीडियोस दिखाने लगे ना ट्रंप की टीम के, ये वीडियोस हैं देखें, गोरों के खिलाफ ये हो रहा है, किसानों को भगाया जा रहा है गोरों और ये वो। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो तिजारत पे बात करने आया था, लेकिन ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको ऑफ ट्रैक हो गए हैं आप। मैं आपको तैयारा गिफ्ट नहीं कर सकता ये भी कह दिया उन्होंने। दोबारा बोलो। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं आपको तैयारा तो खैर अब गिफ्ट नहीं कर सकता अच्छा, तो मतलब एक जवाब में ही बहुत कुछ इससे ये तो पता चला कि कोई खुश नहीं हुए ये मेरे ख्याल। हाँ, खुश इस तरह की मुलाकात से बिल्कुल ऐसे हाँ, उनको सही नहीं कुछ लगा। लेकिन ये कि ये फिर भी मैं कहूंगी कि ये बार-बार सीज फायर की बात जो ट्रम्प कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसी बात है। अभी तक तो हमें समझ नहीं आ रही। आई होप नहीं, ये इंपॉर्टेंट इस तरह है कि वाकई कोई किरदार अब ट्रंप अदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि बार-बार वो इसमें आ रहे हैं और इनको बुरा लगा है ट्रंप को। आप ये देखिए, इसमें ये भी एक निशानदेही है कि भारत की तरफ से सेक्रेटरी खारजा के बयान को उन्होंने फील किया। ये भी बड़ा जरूरी है कि इसके अलावा उनके पुतले जलाए गए हैं भारत में, बदतमीजियां हो रही है, मीडिया उनसे इतनी बदतमीजी कर रहा है, तो क्या ट्रंप इज नोज दिस और वो उससे खफा है इस बात से? बिल्कुल, ये भी जानना जरूरी है। देखिए ना, इसीलिए जब भी तो वो बार-बार दोहरा रहे हैं इस बात को। हमारे यहाँ तो बड़े रिस्पेक्ट से सब बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो बदतमीजी हो रही है वो उनको कितनी बुरी लग रही है। हम पता है वैसे किसी एक्सपर्ट से भी पूछते हैं, करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम पहले इसी पर बात कर लेते हैं, बिल्कुल पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि भारत को सिफारती तौर पर और डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जो बयानात वो दे रहे हैं, बार-बार रीइटरेट कर रहे हैं, बार-बार वजाहत से बता रहे हैं कि मैंने ही ये सीज फायर कराई है और जब मैंने कराई है तो फिर आगे के मसाइल भी हल कराने के लिए मैं हमेशा आगे बढ़कर काम करूंगा और बिठाऊंगा। इससे लग रहा है साथ ही पाकिस्तान की तारीफ भी कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीफ, अरे पाकिस्तान की तारीफ भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत बहादुर लोग हैं पाकिस्तान के और लीडरशिप बड़ी बहादुर है पाकिस्तान की, जबरदस्त लीडरशिप है, ये भी उन्होंने कहा। ये भी आई थिंक उसकी भी बड़ी तकलीफ हो रही है जी। अच्छा जी, तो मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जाहिद साहब। ये कहिएगा कि जो ट्रंप के अब बयानात आ रहे हैं बार बार, ठीक है एक बयान देके वो हो गई सीज फायर, अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहे हैं केनली भारत में जो बयानात चल रहे हैं और उनको काउंटर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं दुनिया को कि मैंने ही कराई है सीज फायर और मैं ही अब आगे ये मामला हल कराने की कोशिश करूंगा। आप क्या समझते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, इस पे आप ये जो हम बार बार बात करते हैं जी, भारत उसको प्राइमरीली तो ये भारत नहीं है जी, भारत तो जो एक्चुअल इंडिया है वो डिसफंक्शनल हुआ है जी। इस वक्त आप कहें कि जो आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार है और उनका जो गोदी मीडिया है which has become a part of which is under a lot of pressure, एक डीप स्टेट की एप्लीकेशन के नीचे, तो वो एक स्टांस ले रहा है इस सीज फायर के बारे में। तो हम ऐसा करते हैं कि जी हम देखते हैं कि 2-3 चीजें हैं, उनको हम सामने रखते हैं, अगर तो वो उन्होंने की हुई हैं या वो सही है तो फिर तो हम मान लेते हैं व्हाटएवर भारत इससे, इंडिया से। और ये 21वीं सदी आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने जो बनाना है वो भारत की आवाम को आपने अपने झूठे मीडिया, झूठे नैरेटिव से बहुत बेवकूफ बना लिए और बन भी गए। मेरी आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी एक मुल्क के लिए, लेकिन वहां पे जो स्ट्रेटजिस्ट थॉट है, जो सेन थॉट है या जो प्रो ह्यूमैनिटी थॉट है, उस पर तस प्रेस कर दिया गया कि उन्होंने वो ड्रामे कर करके अब भारत की जो अवाम है जो इनको सपोर्ट करती है, अभी ज्यादा अवाम सपोर्ट भी नहीं कर रही। ये तो सामने आपको वही दिखाए जा रहे हैं जो इनके, तो उनको बेवकूफ इन्होंने बनाया हुआ है, वो बन रहे हैं, देयर बैड लक। क्योंकि 1.6 बिलियन लोग इस खित्ते के, पूरे पाकिस्तान, इंडिया और इन सब के मिला के 1.6 बिलियन लोगों की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हैं न्यूक्लियर डोमेन में। दिस इज अ सीरियस थिंग। तो डिसफंक्शनल है भारत इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम चीजें देखते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं कि हमने जी लास्ट पंच किसने डिलीवर किया। अगर सीज फायर नहीं था और प्रेसिडेंट ट्रंप को ख्वाब आया और उन्होंने अपना कर दिया वो इलाके का चौधरी बन के या वर्ल्ड का चौधरी बन के, तो आप जारी रखो जी जंग, हु इज स्टॉपिंग यू। लास्ट पंच डिलीवर किया जी पाकिस्तान ने एंड दे स्क्रैम्बल्ड। मैं आपको इंफॉर्मेशन पे बता रहा हूँ 100% कि इन्होंने स्क्रैम्बल किया, ये हमेशा यही करते हैं, पुलवामा भी इन्होंने यही किया। लास्ट पंच पाकिस्तान ने डिलीवर किया। दूसरा, लेट्स से कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया, हम इनकी बात मान लेते हैं, तो आप तो बहुत बड़ा मुल्क है, आप इतनी बड़ी इकॉनमी थे, आप इतने सैफरान आपने कलर्स पहने हुए थे, मरने मराने की बातें कर रहे थे, आपकी तकरीरें सब कुछ, तो बुलाएं इंडियन एम्बेसडर जो वहां पर मौजूद है, इंडिया के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर मौजूद है, उनको बुलाएं, डिमार्च करें, उनका कौंसल खाना या एम्बेसी बंद करें, इनको वापस भेजें, डिमार्च तो जरूर करें।
कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप कौन होते हैं हमारे सीज फायर करवाने वाले। हम तो जंग जीत रहे थे, हमारे तो जहाज उड़ रहे हैं, उनको तो कोई चीज। 4 जहाज आपके पहले दिन जिस वक्त उड़े हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अंबाला से उड़े हैं इलेक्ट्रॉनिकली, देवर जैम, देवर आउट ऑफ द एक्शन, और इमरजेंसी लैंडिंग की है जी उन्होंने श्रीनगर में। ये है रियलिटीज। 26 प्लेसेस पाकिस्तान ने हिट किया है, ये है रियलिटी। सही है। पाकिस्तान ने वो जो न्यू नॉर्म सेट करना चाहते थे ना, वो तो नहीं हुआ, एक न्यू नॉर्म सेट जरूर हो गया। और वो न्यू नॉर्म ये है कि आज भारत, इंडिया आइसोलेटेड खड़ा है, और व्हाइट हाउस से लेकर और एक छोटी से छोटी प्रेसिडेंसी तक लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और शरेड। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह की शख्सियत है, आप भी थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल। वो उन्होंने वो जो अभी देखे ना, वो साउथ अफ्रीका के जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट को जो कह रहे हैं मैं जहाज नहीं देखता, एक्चुअली वो हिंट कर रहे हैं कि मैं कतर नहीं हूं कि उन्होंने मुझे जो जहाज दिया है मैं आपको जहाज दे दूं। वो तो बिल्कुल इसमें पॉइंट है, बिल्कुल सर। वैसे अब भारत के बाकी मैं 1.5-2 दोस्त रह गए हैं, इतने आइसोलेट हो गए इस रीजन में। कल हमने मैप भी दिखाया जिसमें माशाल्लाह पाकिस्तान के फ्रेंड्स इतने ज़्यादा, दोस्त ममालिक आसपास, और वो आइसोलेटेड, दुश्मन पे दुश्मन। लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट, आप ये बताएं कि क्या इंडिया ने कुछ शरारतें अब दोबारा शुरू कर दी हैं? अब वही मोदी सरकार ने शरारतें शुरू कर दी हैं, कोई पानी से रिलेटेड हमारा पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चल रहा है? किशनगंगा का मामला समझ आ रहा है, लेकिन ये कि एक्चुअली क्या हो रहा है? देखिए नादिया, वॉर इज ऑन जी, है ना? वॉर तो ऑन है। एक बैटल हमने जीती, बहुत अच्छी जीती, जिसने पूरा जियो स्ट्रेटेजिक जो बैलेंस है ना जी इस रीजन का, उसको चेंज कर दिया। आज देखिए, आप अमेरिका के लिए एक मीनिंगफुल कंट्री है नादिया। हमारा सबसे बड़ा इसको मैं क्या कहूं कि लम्हे फिक्रिया हमारे लिए है कि हमें अपनी इस वक्त कदर नहीं है जी। पाकिस्तान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज समझने की जरूरत है। चाइना देखिए उनका मेन कंपिटिटर है, वो इस रीजन में है। जो इकोनॉमीज है वो शिफ्ट हो रही है ट्रांस अटलांटिक से ईस्ट की तरफ जी, जहां पे 3 बड़ी इकोनॉमीज हैं इस रीजन में वर्ल्ड की जी। तो कंपटीशन यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अमेरिकन इंटरेस्ट इस रीजन में बहुत ज्यादा है, चाहे वो वॉर में है या नहीं है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप खुद मान चुके हैं कि वो एम्बेरस्ड विड्रॉल करके गए हैं बिकॉज ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट थी, ट्रंप की अप्रोच डिफरेंट है। ट्रंप जो है वो ट्रेड को सामने रख के जियो पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो पाकिस्तान को इग्नोर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं कर सकते, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान कांट बी इग्नोर्ड। हाँ, ये इग्नोर हो सकता है अगर हमने खुद इग्नोर नहीं किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो अपॉर्चुनिटी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दी इस चैलेंज के बीच में, शुक्रिया मोदी का जो ट्रेंड हमने चलाया और चलाए रखे, इसको रोजाना शुक्रिया मोदी के जब इंडिया पे बात करें तो शुक्रिया मोदी से आगाज किया करें कि उसने पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो पाकिस्तानियों को भी और पूरी दुनिया को भी बताई है। यहाँ पे भी लोग बड़े शक करते थे, रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है। यस, वी हैव इकोनॉमिक चैलेंजेस, यस वी हैव इंटरनल। अच्छा सर, आपने इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात की, वो मतलब ये कि चल रहा है अभी भी, वॉर इज ऑन, और उनकी मैं बात अगर खत्म जी चल रही है। जी सर, ये बिल्कुल चल रही है। और उन्होंने ये प्रॉक्सी जो है, ये फित्रा अल हिंदुस्तान की जो एप्लीकेशन है बलोचिस्तान के अंदर, कुलभूषण, दैट मंकी इज ऑलरेडी विद अस। अभी ये आपने जेलम से पिछले दिनों कुछ लोग पकड़े, इनकी सर्विस के लोग यहाँ पे सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स रॉ के बिहाफ पे और इनके बिहाफ मेजर कम्युनिकेशन में था, बिल्कुल ऐसे ही है। या तो वॉर इज ऑन, ये भी इसी प्रॉक्सीज की तरह करेंगे। और वॉर इस तरह भी आना कि मेरी बच्चियां मरी है ना जी, कल आपकी और मेरी बच्चियां मरी हैं खुजदार के अंदर, तो मैं कैसे कह दूं कि वॉर खत्म हो गई है? बिल्कुल। मेरी बच्चियां कभी एपीएस पे वो आके मार जाते हैं, हमारे बच्चे मार जाते हैं। हमारा उन्होंने इर्तजा 7 साल का, 4 साल की हवा बीबी भावलपुर में मारी है। तो हमारा तो अभी बहुत सारी चीजें हिसाब चुकाने बाकी हैं। कहने का मकसद ये है कि वी डोंट वांट टू हैव वॉर, लेकिन ये नॉनसेंस भी नहीं चलेगी। और आप देखेंगे, और ये वॉर हम बदला लेंगे, और बदला ये जरूरी नहीं कि हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। बदला इनके ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं, एबेटर्स हैं, जो हमारे अंदर से कुछ और कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जो भी इनके स्वीपिंग ऑपरेशन होगा जी, दे विल बी टेकन टू द टास्क। और उसकी मैं आपको इफ यू अलाउ मी 2 चीजें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो खिताब हुआ था ओवरसीज से, उसमें 2 चीजें उन्होंने कही थी। एक, उन्होंने भारत को कहा था कि यू थिंक कि आप हमें क्वर्स कर लेंगे, आप हमें इंटिमिडेट कर लेंगे, तुम जंग की धमकी देती हो तो कर को देख लो, जंग तुम शुरू करोगे और खत्म हम करेंगे। यही हुआ, जंग उन्होंने शुरू की और खत्म हमने की। अच्छा सर, मुझे बताइए, इसके बात को आगे लेकर बढ़ते हैं जी, बात को आगे लेकर बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो आपने इकोनॉमिक सारे सिनेरियो की बात की और चाइना की बात की, तो उससे मुझे याद आ गया कि कल की एक पेशरफ्त थी जिस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सके, कि चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया है कि सी पैक में अफगानिस्तान को
शामिल किया जाए, ताकि भारत का जो एक असर रसूख है ना, इसको तो बंद किया जाए अफगानिस्तान में और उनके साथ बैठा जाए, मामलात को हल किया जाए मुज़ाकरात के। इस मूव को कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है जी। अच्छा देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड के प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी ये जुड़ी है जी इकोनॉमी के साथ, कोई भी मुल्क को फॉर दैट। अब जिस तरह मैं अब थोड़ी सी जिक्र अपने बारे में कह रहा था कि हमें भी शायद अपनी कदर का इतना एहसास नहीं है, अफगानिस्तान को तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल। अफगानिस्तान की हुकूमत ने, अगर अफगानिस्तानी है, वो अफगानिस्तान की वाकई हुकूमत है, जैसी भी है, वो बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है या डेमोक्रेटिक सिलसिले से आई है बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर, इसलिए उनको अफगानिस्तान की अवाम, जिस तरह इंडिया ने अपनी अवाम को बेवकूफ बनाए हुए, यहाँ पे मिसिंग पीस है, तो अफगानिस्तान की अवाम जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात है, होने भी चाहिए और रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी उनके साथ कल्चरल एफिनिटी है, रिलीजियस एफिनिटी है, वो हमारे भाई हैं, कोई मसला नहीं है। वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि काबुल के साथ इश्यूज हो सकते हैं। अब उनको चाहिए कि उन्होंने जुड़ना चाहिए और वो जुड़ना भी चाहते हैं। यहाँ स्पॉयलर्स बहुत है इकोनॉमी के बगैर। देखिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये नॉर्थ साउथ का जो लिंक है, फिर सीपैक का जो हमने मिलाना है, चाइना मिलाना चाह रहा है सेंट्रल एशिया के साथ, सब थ्रू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की अपना सर्वाइवल इज थ्रू पाकिस्तान। वो बातें बहुत कर रहे हैं इंडिया आजकल मीडिया में कर रहे हैं, उनको they are going to choose a side. Nadia, let me give you this good news also जी, आपके प्रोग्राम से ये न्यूज सुबह सवेरे लोगों को वो जाएंगे इसी साइड पे। ये टेम्परेरी है, ये जो फ्यूल की जाती है प्रॉक्सीज, ये उसी वक्त तक काम करती है जब तक आप उनको फीड करते रहते हैं, जब तक हम देखें ना, उनको $7 का मसला पड़ा हुआ था जी अमेरिकन, फिर $47 मिलियन आपको हर महीने वहां से वो एड के तौर पे आ जाते थे। कब तक आप किसी अमेरिका से आते थे? तो वो इन्हीं चीजों में देवर कंफर्टेबल, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई करनी नहीं पड़ती थी। इंडिया कितना पैसा लगाएगा जी, और इंडिया अफगानिस्तान की आवाम को भी पता है कि जो इंडिया अपने 23 करोड़ मुसलमानों का तो खैर ख्वाह है नहीं, वहां कभी वक्फ बिल कर देता है, कभी स्टेटलेस कर देता है, कभी वो गाय पे उनके मारना शुरू होता है। कश्मीर में जो हालात किए हुए हैं, तो अफगानियों के कैसे सिंसियर हो सकते हैं? दिस इज ऑल मनी, तो जो वो इन्वेस्ट करेंगे कब तक करेंगे? अच्छा सर, एक चीज और देखिए, वॉर ऑन टेरर तो हम ये देख रहे हैं कि अब वो सिनेरियो है ही नहीं कि पिछले जो 10 साल से हम देख रहे थे वॉर ऑन टेरर अमेरिका की तरफ से। अब अमेरिका ने भी सोच लिया है, उन्होंने अपने जाविये तब्दील कर लिए हैं कि इकोनॉमिक और तिजारत। मुझे बताएं कि ट्रंप ने जो बयानात दिए हैं, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? क्योंकि देखिए वॉर तो हमें, अपनी जंग तो हमने खुद लड़नी है, लेकिन ये मसाइल हमारे कोई हल कराएगा, ऑब्वियसली मीडिएट कराएगा। ये कश्मीर का मसला है, पानी का मसला है, तो ही बात बनेगी ना। इस तरह के बयानात तो सिर्फ एक बयानात की हद तक ही फिर लिए जाएंगे। देखिए ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन जैसे मैंने बताया वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर रहे, वो प्रेज कर रहे हैं, और वो ट्रेड का टूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स के बीच में अपनी चीजें ठीक कर रहे हैं। वो मेन उसी से स्टिक भी उसी से दिखाते हैं और कैरेट भी वही है, स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है, और ये फ्रेंड एंड फोर्स सबके लिए। तो पाकिस्तान के बारे में देखिए, अभी एम्बेरस कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, और पाकिस्तान और इंडिया के हालात इस वक्त ऐसे है कि विद दिस माइंडसेट इन इंडिया जो एंटी ह्यूमन माइंडसेट है, जो डोमिनेशन और ब्लड का माइंडसेट है, इसके साथ बायलैटरल चीजों का कामयाब होना या एकदम कोई डिसीजन हो जाना, वो हम फोर्स ही नहीं कर रहे। तो थर्ड पार्टी मीडिएशन या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, और हो भी रही है, क्योंकि दीज आर टू न्यूक्लियर कंट्रीज। फिर चाइना देखिए रीजन में बैठा हुआ, चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और जितना इस क्राइसिस में चाइना ने दोस्ती निभाई है, या फ्यूचर में हमारा सर एक चीज और, बस एक चीज और पूछिए, बड़ा सेंसिटिव ये सवाल है, थोड़ा सा जरा एहतियात का जरा हमें मुजाहरा भी करना चाहिए। ट्रंप ने जब ये सऊदी अरब का दौरा किया नादिया, तो उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करूंगा और मैं ये तवक्को करूंगा कि इसराइल को तस्लीम कर ले सऊदी अरब। तो मुझे बताएं कि इसमें भी बड़ा वॉचफुल हमें रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा तो स्टेटेड मौक़िफ़ है ना इस सूरत हाल को लेकर, और वो इसराइल और इंडिया के टाइज हैं जाहिर है, तो ये भी एक बड़ा फाइन लाइन है जिस पर हमें चलना है। पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, और इजराइल के ऊपर पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, कोई भी मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के खिलाफ कभी फैसला नहीं कर सकती, और हमारा फैसला वही है जो फलस्तीनी अवाम का फैसला होगा जी। फिलहाल हम 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ खड़े हैं, लेकिन फलस्तीन की अवाम देखिए ना, मेन पीस तो आउट ऑफ द रूम, डाइनिंग टेबल के ऊपर से मिसिंग पीस है फलस्तीनियन पीपल। तो वंस यू आर नॉट ऑन द टेबल, यू आर इन द मेन्यू। वो बेचारे मेन्यू में, उनकी जो से है, जब वो चाहते हैं वही पाकिस्तान का सोल्यूशन होगा। बाय रिपीट अगेन कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज पैलेस्टीनियन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अरब कंट्रीज है, जो हमारे ब्रदर ममालिक हैं,
वो उनकी फ्लाइट के साथ उस तरह शायद खड़े नहीं हो सके, इकॉनमी वहां पे भी लीड। बट एनीवेज, हम ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, बट दिस इज व्हाट आई थिंक कि पाकिस्तान में nobody can afford to take this decision। हमें करना क्यों चाहिए? देखिए, जहां वहां पे वॉर भी नहीं है ना, जेनोसाइडल एक्शंस हो रहे हैं, वही असला जो अमेरिका से आ रहा है वही इस्तेमाल हो रहा है जेनोसाइडल वॉर में, जिसका दुख हमें बहुत हो रहा है। बिल्कुल। बट वी हैव टू क्राफ्ट इट वेरी केयरफुली, और पैलेस्टीनियंस के साथ पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। और फॉरेन आई थिंक पॉलिसी वी आर द ओनली मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये जो आप उम्मा की बात करते हैं वो अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट तो कर नहीं रही है जी। वो सर अगर But एग्जिस्ट पाकिस्तान करता is तो the क्या ही only बात Muslim थी, country ओआईसी जो का openly प्लेटफॉर्म खड़ी अगर होती है। अगर मुतारिक होता तो क्या ही। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड बहुत जाहिद नमू शुक्रिया, साहब, thank आपने you so वक्त much दिया। for your time। और मैं- ये तो बात, यार, हाँ देखो अगर दुनिया इतने अजीब वक्त से गुजर रही है कि जैसे वाकई एक वर्ल्ड वॉर चल रही है, ये एक अपने आप में एक वर्ल्ड वॉर है। समझे इसमें कितने ममालिक जो हैं इस वक्त इन्वॉल्व हैं, कुछ की डिजिटल, कुछ की इकोनॉमिकल वॉर चल रही है, कुछ की एक्चुअल फिजिकल वॉर चल रही है। लेकिन मैं बताऊं, दुनिया बदल गई है और इसमें जो नहीं संभला, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। बिल्कुल। और जैसे हम बाकी जो बात है कर रहे थे ना कि बाकी के साथ जेनोसाइड बाकी हो रहा बहुत है, खतरे में, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप अलायंसेस बनाएं, स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनाएं। कितने के alliances जी, बनाएं और बिल्कुल। वो जो कि ज्यादा वॉर लेके आ रहा है, बेवजह डिस्टर्ब कर रहा है, फितने खड़े कर रहा है, उसके अगेंस्ट सब जो है सिंगल आउट एक हो जाएं। बिल्कुल। ऐसे तो It is गजा very की हम बात important। कर रहे थे और जेनोसाइड की वहां पर बात कर रहे थे, जिस तरीके से मारा जाता है। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जरा इस पर मज़ीद जरूर बात बात करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में आप सबको वेलकम ऑन 365 न्यूज़। और अब सबसे ज़्यादा जो संजीदा इस वक्त बात है, सीरियस बात है, सेंसिटिव बात है, और उस पर लोग जिनको बात एक्चुअली करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम तो करेंगे। दुनिया बोल रही है व्हाट्स हैपनिंग इन गजा। बिल्कुल ऐसे। क्यों नहीं रहा, गजा में क्यों कोई जेनोसाइड कुछ नहीं कर रहा? इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म सबके का दिलों मकाम में, भी है, सबके यकीन दिलों करें। में। बिल्कुल। आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? तो ये हर एक के जज्बात ऐसे ही हैं कि हम क्या करें अपने गजा के बहन भाइयों, अपने बच्चों। बस देखते रहें, लोगों को मरता हुआ देखते रहें, और तमाम हुकूमतों में, उनकी पार्लियामेंट्स में मजम्मती करारदाद पास होते हुए देखते रहें। एक तो नादिया ये है कि जब आप कुछ ना कर सके ना, कर सकते हुए भी ना करें, तो एक मजम्मती करारदाद है जो आप पास कर देते हैं कि पार्लियामेंट का इजलास हुआ दुनिया भर के ममालिक में, और मजम्मती करारदाद कि भाई हम कंडेम करते हैं जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है, फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, इस पर तशवीश का इजहार करते हैं। ये अल्फाज से इंसानी जानें जो ज़ाया हो रही हैं उनको रोक नहीं पाएंगे आप। औरतें बच्चे मर रहे हैं गजा में और दुहाइयाँ दे रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती है। कल जो हम वीडियो देख रहे थे मैं और आप, उस बच्ची की जो आवाज़ थी, जो सदा थी, वो क्या ऊपर नहीं पहुंच रही होगी, अर्श पे नहीं जा रही होगी वो सदा, कि वो इंसान, वो मुस्लिम जो ममालिक हैं उनसे इल्तिजा कर रही है कि आप कहाँ हैं, आप मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट क्या है? हमें तो ये कॉन्सेप्ट मिले इस्लाम में कि अगर एक यानी जिस्म का हिस्सा मुतासिर हो तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। तो आपकी ओआईसी का प्लेटफॉर्म कहाँ है? इस्लामी जो ममालिक हैं वो क्यों नहीं मिल बैठते और अपनी एक पावर दिखाते हैं कि ये जो हजारों की तादाद, कोई पावर कुछ नहीं कहा गया। और हैरान है दुनिया, हम हैरान है। और आपको लगता है कि अगर इजराइल जो है यहाँ रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो लोग अभी आराम से भी बैठे हुए ना, जो ममालिक, मे बी दे विल बी नेक्स्ट। बिल्कुल, यू नेवर नो, बिकॉज दे विल नॉट स्टॉप। ये एक ऐसा नशा है ताकत का और फिरौनियत का जिसकी बस नहीं है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो और वो उनके प्लान्स वाज़े कब हैं। रोकेंगे हम उनको? कब? खुल के वाज़े वो प्लान बता रहे कि गजा कैप्चर करना है हमने। रोकने का टाइम अब भी है, उसके बाद इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी क्या मुझे बताया, 1.5 साल से हो रहा है, तब था रोकने का प्लान। तो अच्छा, खैर, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मंसूर जाफर साहब ने। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आईआर एक्सपर्ट हैं। मुझे बताएं मंसूर साहब कि ये दुनिया, खैर दुनिया तो छोड़े ना, अभी हम वेस्ट और अमेरिका की क्या बात करें, उनके अपने मसाइल हैं, उनका प्रॉब्लम थोड़ी है ये, वो तो इन्वॉल्व भी है सम वे और द अदर। लेकिन ये इस्लामी ममालिक क्या सोच रहे हैं? ये जो इस्लाम के पैरोकार हैं, ममालिक हैं, और ये कहते हैं कि हम लोग अगर एक दूसरे के साथ यकजा हैं, जब इस्लाम, कहाँ हैं वो सारे? ओआईसी का प्लेटफॉर्म कहाँ है? औरतें बच्चे मरते हुए देख रहे हैं बस। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक आपका ये कहना कि ये मगरब का, ये यूरोप का ये मसला नहीं है,
तो मैं यहाँ वजाहत करना चाहूँगा, बुनियादी तौर पे ये मसला क्रिएट ही उन्हीं का किया हुआ है। बिल्कुल। और इसमें खास तौर पे जो बरतानिया का किरदार है वो इंतहाई शर्मनाक किरदार है कि जिस अंदाज से उन्होंने इस इलाके के बंदर बांट की और इसको तकसीम किया, और उसके बाद ये पूरा जितना भी मिडल ईस्ट का इलाका है, अरब दुनिया है, उसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे सियासी घरौंदे, कहीं शेखडम कहीं किंगडम जो है, ये उन्हीं के ताउन से नहीं सर, मैंने ये कहा कि अब सॉरी टू कट यू ऑफ, मैंने कहा कि मगरिब तो इसमें इन्वॉल्व ही है ना, वो तो कर ही रहा है, ये वो तो साथ ही दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। जहां तक ओआईसी का ताल्लुक है तो ओआईसी बुनियादी तौर पे बनी ही इस मसले के हल के हवाले से थी, क्योंकि 69 में एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी ने मस्जिद अक्सा को जब आग लगाई थी तो उस वक्त मुसलमानों के जो जज्बात थे बहुत बरंगेख्ता थे, और उन जज्बात को उन जो जज्बात को चैनलाइज करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया कि जिसकी नुमाइंदगी उस वक्त के तकरीबन 54 इस्लामी मुल्क जो है वो कर रहे थे, और उसका मकसद यही था कि मसला फ़लस्तीन के हल के लिए कंसर्टेड एफर्ट्स की जाए और ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया को मिलाकर इस मसले के हल के लिए कोशिश की जाए। और बिलखुसूस इस ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो आर्जी तौर पे जद्दा में कायम किया गया है, लेकिन उसका जो मुस्तकिल हेडक्वार्टर है वो मकबूजा बैतुल मक़दिस में कायम किया जाना था। तो ये अपना जो बुनियादी मैंडेट है, ये तंजीम उस बुनियादी मैंडेट को रोज़े अव्वल से ही हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि इस तंजीम को जिस अंदाज से एक्टिवेट होना चाहिए था, और ख़ासतौर पर इसमें शामिल जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, और ख़ासतौर पर उनमें वो ममालिक के जो तेल की दौलत से माला माल है, दीगर मादनी दौलतों से माला माल है, और उनका इस वक्त की जो मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स है उनमें एक बड़ा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल वेट भी माना जा रहा है, और उनकी इक्तिसादियात और ख़ासतौर पे जो इस वक्त उनकी जो इकोनॉमी है वो भी इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है कि जिसके लिए इस वक्त अमेरिका के मुंह से भी रालें टपक रही हैं, और यूरोप जो है वो भी अपनी तमाम की तमाम जो नज़रें जो है वो इसी इलाके पे गाड़े हुए हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे हाई टाइम है कि अमेरिका में एक ट्रांजैक्शनल नौइयत का सदर है जो कुछ लो और कुछ दो के मामलात के उसूल पर काम करते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस खित्ते की जो दौलत है, जो इस खित्ते के वसाइल हैं, उनको अमरीकी पॉपुलेशन और अमरीकी आबादी के वेलबींग के लिए इस्तेमाल करने का, तो कम से कम इन रेसिप्रोकल टर्म जो है यही मुस्लिम दुनिया, यही खित्ते के ममालिक इस वक्त मसला फ़लस्तीन के हल के हवाले से पहले नहीं हल किया, तो अब ये क्या हल करेंगे? मंसूर साहब ये बताएं कि इजराइल ने कहा कि जी 100 ट्रक जो हैं गजा की एड के लिए उन्होंने अलाउ किए हैं कि वो जा सकते हैं, लेकिन पहुंचे नहीं, कुछ मिला नहीं। उसके रीजन, उसके दो रीजन है। एक तो ये है कि जो इस वक्त गजा को एक्सेस है, खासतौर पर जो रोड लिंक्स हैं, जो रफा के रास्ते, वो तो टोटली डिस्ट्रॉयड है, क्योंकि इसराइल ने वहाँ बड़े पैमाने पे इंटरेस्ट जो है वो तबाह बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें जो है कॉन्वॉयज की वो रफा क्रॉसिंग के बाद लगी हुई हैं। इस वक्त जो इमदाद आ रही है वो जिन क्रॉसिंग्स के जरिए आ रही है उनमें एक करम शालोन क्रॉसिंग है। ये बुनियादी तौर पे इसराइल के अंदर से होकर आती है, और आपने माजी में ये खबरें सुनी होंगी पिछले दिनों कि जो इमदाद लेकर आने वाले ट्रक थे उन पर यहूदी आबादकारों ने हमले किए हैं और उनसे सामान लूटा है ताकि वो किसी तरीके से गजा के अंदर ना पहुंच सके। हुकूमत इसराइली अपनी जगह खबासत का मुजाहरा कर रही है, उनके जो शहरी हैं इसराइली अवाम जो है वो एक अपनी नफरत का इजहार इस नौइयत की लूटमार और इसी तरीके से बाय एयर क्यों नहीं इमदाद, जिस तरह पहले भी दी जाती थी, बाय एयर क्यों नहीं इमदाद उन तक पहुंच रही? जी जी जी, जहां तक तो एयर ड्रॉपिंग का ताल्लुक है तो आपके इल्म में है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जो कॉस्टली भी है और जिसके जरिए पहुंचने वाली इमदाद बड़े पैमाने पर जाया हो जाती है, क्योंकि गजा की पट्टी एक साहिली इलाका है और उस साहिली इलाके में बहुत सारी चीजें जो है वो समंदर में जा गिरती हैं। इसी तरीके से गजा के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई एयर स्ट्रिप नहीं है कि जहाँ पे कुछ चीजें उतारी जा सकें, जहाज उतारे जा सकें। जो इमीडिएट एयरपोर्ट है वो मिस्र का इलाका एरेश है, जहाँ पर ये सारी फ्लाइट्स उतरती हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़े वेयर हाउस में इन चीजों को स्टोर किया जाता है, जिसके बाद एक प्रोसेस है कि जिसके जरिए जो फलस्तीनी अभी तक लेकिन वो हो नहीं रहा, बिल्कुल वो 2 वक्त की रोटी और पानी तक को वो महरूम है। अच्छा ये बताया आपने सर, एक बात करते हुए आप चले गए, गिव एंड टेक की बात आपने की है और डोनाल्ड ट्रंप भी इसी किस्म की बातें करें, तो गिव एंड टेक क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? गिव एंड टेक से मुराद यही है कि इस वक्त जो 2 स्टेट फार्मूला एक खुद अमेरिका ने या दीगर यूरोपीय ममालिक ने जो ओस्लो माहिदे के तहत इवॉल्व किया था कि ठीक है जी, एक जो इसराइल की रियासत अपनी जगह जिस अंदाज से भी अच्छे या बुरे उसका स्टेटस है वो मौजूद रहे। इसराइल वो इलाके जो उसने 67 की जंग में कब्जा लिए थे
वहां से वो विड्रॉल कर जाए, यानी जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो खाली कर दे और वहां पे एक आजाद खुद मुख्तार रियासत जो है उसके जो भी पैरामीटर्स हों वो कायम की जाए। लेकिन उस रियासत की जो दारुल हुकूमत है उसके लिए जो बुनियादी शर्त है कि वो मकबूजा बैतुल मक़दस हो। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त अमेरिका ने खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में अमेरिका का सफारत खाना वहां मुंतकिल करके ये बता दिया था कि ये इलाका जो है, ये शहर जो है, ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, ये किसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत। यही वो बोन ऑफ कंटेंशन थी, यही वो चीज़ें थी कि जिससे तंग आकर वहाँ जो गजा के अवाम है, जो फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को एक ऑल आउट अटैक किया और उसके नतीजे में इस मसले को जो है वो दुनिया की नज़रों के सामने लेकर आए। अगरचे उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट इस वक्त पे की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हम और आप बातें कर रहे हैं, अगर ये वाकया ना हुआ होता तो शायद ये मसला अब तक बहुत सारे इब्राहिम अकॉर्ड की शक्ल में जो है वो आपके सामने सरे तस्लीम खम हो वैसे रहे होते। मुख्तसरन सर, इसके ये बाद- आप समझते हैं मुज़ाकरात से हल हो जाएगा ये मसला? आप समझते हैं या पावर दिखानी पड़ेगी हमें कुछ? बिल्कुल, मुज़ाकरात से देखिए तो जी, बहुत पावर आगे- तो जो दिखाई जानी थी, जिनके पास पावर थी उन्होंने अपना सब कुछ इस पे कुर्बान कर दिया, अपना जान माल, अपने बच्चे तमाम इस पे कुर्बान कर दिए। अब जो खित्ते के ममालिक और खासतौर पे जिन ऑर्गेनाइजेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये अब उनका मैंडेट है, अब उनका काम है कि वो अब आए इस मामले को, क्योंकि इसराइल मंसूर साहब, ये ट्रंप ने एक दफा कहा था कि इनको रीलोकेट भी किया जा सकता है, इतने लाख जो हैं फलस्तीनी, इनको कहीं और ये सारी वो रीलोकेट बातें कर दिया हैं, जाए। ये दीवाने के बड़े तो हो सकते हैं जी, ये रीलोकेशन का प्लान जो है वो इतना आसान नहीं है। माजी में बहुत सारे इस तरह के मंसूबे किए गए, इन्हें लबनान में सेटल किया गया, इन्हें ट्यूनिस में सेटल किया गया, इन्हें सीरिया में सेटल किया गया, इन्हें उर्दन में सेटल किया गया, लेकिन वहां पे भी इनकी हालत जो है फलस्तीनी महाजरीन की एक दूसरे तीसरे दर्जे के शहरियों से बेहतर नहीं है। वहां पे ना इन्हें मुलाजमत के मौके मैसर है, ना इन्हें, तो इसी लिहाज से इनकी यहाँ से बदतर जिंदगी है, जिसका एक रोशन ख्वाब दिखा के कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्हें मिस्र भेज रहे हैं, कभी उर्दन भेज रहे हैं और कभी लीबिया भेज रहे हैं। उन्हें इसकी रिपरकशन का अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये अगर एक फ्री चॉइस इन्हें दी जाए तो वाई नॉट यूरोप, फिर इन्हें यूरोप में क्यों नहीं सेटल किया जाता? अगर यूरोप से यहूदी यहाँ आकर सेटल हो सकते हैं, उन्हें सेटल किया जा सकता है, तो फिर इन फलस्तीनियों को उन इलाकों में सेटल कर दें, उनका प्रॉमिस लैंड इनके दे दे और इनको अपना फ्यूचर बनाने के लिए वहां दे दे। ये गिव एंड टेक है। इसके लिए अगर तैयार हैं तो मुज़ाकरात की मेज से जाएं, खुद आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी जहां जहां ये फलस्तीनी दुनिया भर में मौजूद है, वहां ये बहुत ही ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, अच्छा डिलीवर। अच्छा सर, आप ये मुझे बताएं, आपकी क्या समझते हैं? पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ वाज़ेह है, दीगर जो ममालिक है, मिडल ईस्ट जो है, उसको आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या मौक़िफ़ होगा गजा को लेकर, फलस्तीन को लेकर, इसराइल को लेकर मुमकिन तौर पे? देखिए जी, इस वक्त तक तो जो इस पूरी कैंपेन को, यानी हमारी और आपकी तवक्को है कि वो स्पीयर हेड करे, वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने तो अपना कैटेगोरिकल मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह कर दिया है कि वो उस वक्त तक किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन में बिलीव नहीं करते, चाहे वो इसराइल के साथ हो या किसी और गासिब का ताकत के साथ, जब तक इस मसला फ़लस्तीन के हवाले से हल पेश नहीं किया जाता। और बिलखुसूस हल वो है कि जो मैंने अर्ज किया कि वो 67 की बाउंड्रीज के अंदर से इसराइल विड्रॉ करे और इसी तरीके से वहां पे बनने वाली आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का दारुल हुकूमत वो मकबूजा बैतुल मक़दस हो। तो ये वो शराइत हैं कि जो कैटेगोरिकली सऊदी अरब और इसी तरीके से OIC और दीगर मुस्लिम दुनिया के जो प्लेटफॉर्म है, वो मोर देन वन टाइम, अभी अरब लीग का जो हाजिरा इजलास है उसमें भी जो सबसे ज्यादा ज़ेर बहस मौजू था वो यही फलस्तीन और गजा का मौजू था। जी, थैंक यू सो मच मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, तो बात ही कर सकते हैं बस हम बिल्कुल, तो, वही मैं कहती और हूँ, बातें ही दिल होती रहती जलता है ना, हैं। इतनी तकलीफ होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या होगा। अरब लीग, OIC, UN, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब इदारे, लेकिन मैं बताऊं, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा फेलियर है, फेलियर है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत इसमें बड़ा कोई दो राय नहीं है, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा बिल्कुल सबको, ऐसे ही। पूरी दुनिया को। और अब आप ये देखें जो दुनिया में इस वक्त हो रहा है, जो जंगें हो रही हैं, जो आग लग रही है, जो आपके नेचर की तरफ से कैसे कैसे देखें ना, ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ये कुछ निशानदेही भी होती है, हिसाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक हमने लेना है राइजिंग शाइन में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में अब थोड़ी सी बात करते हैं कुछ खेल कूद। जी खेल कूद ही सही है, क्रिकेट इससे ज्यादा ना बोलो। हाँ, थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह खेल कूद क्या चल रहा है ना, ये तो बड़ी हमारी माशाल्लाह प्यारी सी स्पोर्ट है। बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं परफॉर्म करते तब भी फैन। हम जो हैं जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, क्या करें, बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बाकी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हमने इस दफ़ा रिकॉर्ड जो है ना, हमने मेडल्स लिए हैं, प्राइजेस लिए हैं, अवार्ड्स लिए हैं माशाल्लाह। बस इन बच्चों को ज़रा थोड़ा सा इनको सेटल करना पड़ेगा, करने की जरूरत है। इनकी मैनेजमेंट सही होनी चाहिए, जो है ना वो हाँ मेंटेनेंस चाहिए इनको, आयोडीन की कमी है मेरे जी आयोडीन की भी बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा मेंटेनेंस ड्रिपेज की बड़ी चाहिए। जरूरत अच्छा ड्यू फॉर मेंटेनेंस। कराची किंग्स को हरा दिया लाहौर कलंदर्स ने कल के मैच में। और हाँ जी लाहौर कलंदर्स का मुकाबला अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा और उनमें से जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स से। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फहद लियाकत ने ज्वाइन किया। फहद, कल के मैच में तो इतनी पुअर फील्डिंग, पुअर परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की तरफ से तकरीबन, लेकिन लाहौर ने तो हद ही कर दी ना, इतना खराब स्टैंडर्ड कर दिया फील्डिंग का कि लोग देख के हंस रहे हैं। खैर बहरहाल मैच तो जीत गए, आप बताएं कैसा लगा मैच? हंस रहे थे एग्जैक्टली, इतने कैचेस ड्रॉप किए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि कल का मैच जो था दोनों टॉप टीम्स थी और इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए थे, लेकिन आई रियली शॉक टू सी द लेवल ऑफ फील्डिंग ओवर देयर। और T20 के अंदर अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी टीम और अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे, स्पेशली टूवर्ड्स द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ आवर कंट्री। अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर जो सीजनड हैं, 3-4 साल से खेल रहे हैं और उनको ही अगर फील्डिंग करनी नहीं आ रही है, और फील्डिंग आपको पता है कि एक सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। अभी लास्टली 2-3 सालों में हम जितने बड़े टूर्नामेंट्स हारे हैं, अगर ऑन द पेपर हमारा स्क्वाड देखा जाए तो आवर स्क्वाड वाज वेरी गुड, बट ड्यू टू बैड फील्डिंग, देखिए जी एक बहुत बड़ी फ्रेज है, कैचेस विन द मैचेस। अगर आप कैचेस ही नहीं पकड़ेंगे तो आप कैसे मैच जीतेंगे? नहीं तो मतलब ही कि आप फिर वहां कर क्या रहे हैं, आप आए क्यों हैं? हाँ है ना, सोचने की बात है। बगैर शॉपिंग भी हो सकती थी, कोई और ये तो भी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम खेलते हैं कि भाई 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद प्लान बनाया क्रिकेट का, चलो खेलते हैं। मतलब ये वो वाली फील्डिंग। खेल कूद के मैदान में आपने खेलना नहीं तो आपने क्या करना? क्या करना आपने? नहीं, मुझे तो अपना स्कूल टाइम याद आ गया था कि इससे अच्छी फील्डिंग तो हम स्कूल टाइम में करते थे। और इवन हमने जो है ना छोटे छोटे से वो फाइन रखे होते थे फील्डिंग के ऊपर। ये इस तरह से एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी हमारे क्रिकेट बोर्ड को, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा टुवर्ड्स दीज थिंग्स, एज फील्डिंग इज वेरी नेसेसरी इन क्रिकेट। सही है। नादिया कह रही थोड़ा ये थोड़ी बात कर दी, ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है। वो कौन सी ड्रिप थी जो लग रही है आजकल, आपने उस दिन बात भी की थी, वो वाली शायद लगे उनको कोई लड़कों को। हाँ, हम लोग घर में कहते हैं ना कि दुआ और डंडे की जरूरत है, अच्छा तभी रिजल्ट आएंगे। अच्छा मुझे सख्ती ज्यादा चाहिए। एक और चीज विकेट के बारे में बताएं कराची। इनको मैं ख्याल वाकिफ से फौजी ट्रेनिंग की जरूरत है, बूट कैंप लगने चाहिए, इनको दौड़ाएं, भगाएं, थकाएं, समझाएं। ऐसा ना हो कि इतना थक जाए कि मैच खेलने आए तो फिर वो खेल ही ना पाए। नहीं अभी ऑलरेडी थक गए। फील्डिंग अच्छा, मुझे बताएं फील्डिंग कौन नहीं कर सकता जो थक जाता है? सीधी बात है, ये बहुत थक रहे हैं, इनका कोई डाइट में मल्टीविटामिन्स वगैरह कुछ ऐड करें, कोई बात करें, ये क्यों इतना थक रहे हैं? नहीं, डाइट में मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है, इनके दिमाग के अंदर अच्छे विटामिन्स की जरूरत है। इसलिए कि फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो पर्सनल ट्रेनिंग से ठीक होती है। फील्डिंग आपके अंदर कोई भी कोच जो है ना वो कूट के आपके दिमाग में या आपके हाथों में नहीं डाल सकता है। फील्डिंग आपको पर्सनल प्रैक्टिस के साथ, पर्सनल ड्रिल्स के साथ, अगर आपके अंदर अपना शौक नहीं होएगा कि मैं एक अच्छा फील्डर बनूं, तो आप अच्छे फील्डर नहीं बन सकते। हाँ, कुछ लोग नेचुरल होते हैं, नेचुरल एथलीट होते हैं, लेकिन उनको भी फॉर कैचिंग एंड थ्रोइंग आपको पर्सनल 2-2 घंटे हमारे प्रैक्टिस करना पड़ती है। नहीं, और फाद होता पता है क्या होता ही है कि जो आपका सबसे कमजोर फील्डर होता है ना, उसी के पास बॉल जाती है। वाह, ये पता नहीं क्या है, ये मैच पता होता है, मारने वाले को भी पता होता है कि मैंने यहाँ फेंकना है, ये लेजी है। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद सारी जिंदगी कैप्टन रहा हूं और सारे आपके स्टार्स प्लेयर शुएब मलिक वगैरह मेरी फाद यहाँ देखें, कैमरे में देखें, फाद कैमरे में हमें देखें, ये जी थैंक यू। मेरी कैप्टनसी में खेले हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो बैट फील्डर होता है ना, कैप्टन के लिए ग्राउंड उस टाइम इतनी बड़ी नजर आ रही होती है कि मैं इसको कहाँ छुपाऊं। बिल्कुल। और जब 2-3 लोग अगर बैट फील्डिंग करनी शुरू कर दें
तो कैप्टन को ऐसे ही लगता है कि वो 6-7 लोगों के साथ खेल रहा है। बिल्कुल, कैप्टन तो गया। अच्छा, बस एक जल्दी से मुझे बताएं कि ठीक है ये तो हो गया, फील्डिंग खराब थी और कराची को मौका मिल गया और अच्छा स्कोर बना लिया कराची ने, लेकिन बॉलिंग तो बहुत खराब फिर कराची की रही। शॉर्ट पिच बॉल करा रहे हैं वो ऐसे ट्रैक पर जो कि बैटिंग ट्रैक है और वहां ये बॉल चलती नहीं है, ये क्या हुआ? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि कराची का जो कैप्टन है डेविड वार्नर, उसको एक चीज का सोचना चाहिए था कि 3 कैचेस वार्नर के छूटे हैं और बड़ा प्लेयर जो होता है ना, उसका एक कैच छूट जाए तो वो 100 तो लाजमी करता है। एक्चुअली वार्नर को बड़ा स्कोर करना चाहिए था, वहां उसको रुकना चाहिए था। यही अगर 220-30 स्कोर हुआ होता तो लाहौर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना। एक तो 20-30 स्कोर कम किया उन्होंने, दूसरा फिर बॉलिंग भी उन्होंने उस तरह से नहीं की है, एक कोई प्लान नजर नहीं था आ रहा। एक प्लानिंग के साथ आपको स्कोर रोकना पड़ता है और रिवर्स स्विंग हो रहा था बॉल, लेकिन उस तरह से बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ स्पीड दिखाने की कोशिश की है, जिसका एडवांटेज फखर जमान ने और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा उठाया है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो में इतना ग्लैमर लेके आया। लाइक योर हेयर स्टाइल, थैंक यू सो मच रियली एंड आई बहुत सूट की समझ सीखो। ज़ुहैब तो मैं ना बाल बनाने आए, ब्रेक ले रही हूँ, मैंने बात ही नहीं करनी ज़ुहैब से। आई लाइक योर हेयर स्टाइल, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जिस तरह मौसम में आप सड़ रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, आप यकीन करें अब तो साहिल की जो कॉफी है वो भी जहर लग रही है। साहिल की कॉफी मैंने तो मना कर दिया अभी, इन दिनों मैंने कहा कॉफी नहीं पिलाना। नहीं कॉफी तो क्या पीना है? कावा पीता हूँ मैं। ग्रीन टी, कॉफी नहीं। ग्रीन टी से मुझे हेडेक होता है। अच्छा, हाँ, दिल खराब होता है, माइग्रेन भी हो जाता है, माइग्रेन हेडेक वो कुछ होता है अजीब से। ग्रीन टी मुझे सूट नहीं करती, तो मैं पानी मेरे ख्याल पी सकते हैं, फिर भी कॉफी आती है और कॉफी सही बनी हुई है लेकिन जहर लग रही है। लेकिन हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत। और पता है बहुत सारे लोग होते हैं खाना बंद कर देते हैं, भूख नहीं लगती, दिल नहीं चाहता गर्मी में। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इतनी शदीद कोई धूप होती है सुबह 8 बजे, इतनी तेज धूप। हाँ। तो यार ये आहिस्ता से बढ़ेगा 12, 1, 2 और 2, 3 बजे तो फिर पीक पे होता है सारा। लेकिन ये हमें हमारे एक्सपर्ट ने कहा था ना 20 तारीख तक गर्मी रहेगी, हीट वेव है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। कहाँ है वो? तो पकड़े ना जरा उन मैंने एक्सपर्ट को। इंतजार किया था। ये है वापस अंजुम भाई आपने तो कहा था 20 तक बस, उसके बाद बेहतर हो जाएंगे। हालात नहीं हो रहे, ना बादल बरस रहे हैं, ना हवाएं चल रही हैं, पत्ते बिल्कुल स्टिल हो गए हैं। पत्ते भाई इधर देखें, भाई इधर देखें, आपसे मैं बात करूं प्लीज, आप मुझे देखिए, मुझे बताएं। आपने तो कहा था 20 तक, उसके बाद नादिया बेहतर हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएगा मौसम, कोई नहीं हुआ। बोले अंजुम भाई, बोले। अंजुम भाई खुद हैरान है कि मैं क्या बोलूं। मौसम खुद जो इनको गलत रीडिंग दे रहा है, तो क्या बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अंजुम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अंजुम भाई बताएं फिर, ये तो आपने 20 तक की बात की थी, ये तो गुजर गई, क्रॉस हो गई 20, अभी भी गर्मी है। कराची में देखें स्टिल जो दर्जा हरारत है वो एवरेज के आसपास है, और जाहिर सी बात है मई का महीना है और समंदरी हवाएं प्रॉपर तरीके से बहाल है, तो उसके साथ जब नमी का तनासुब ज़्यादा होता है तो जो आपका फ्रीज लाइक टेम्परेचर है वो मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होता है। तो गर्मी का आप मई में कहें कि गर्मी खत्म हो जाएगी तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, सही बात नहीं कर रहे हैं, सही बात नहीं कर रहे हैं। गर्मी तो रहे, ठीक है, हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, लेकिन कोई बादल, कोई बारिश भी कोई चीज होती है। या इनका गैजेट खराब है, गैजेट बता रहा है ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बेहतर है माहौल, फील अच्छी आ रही, कोई अच्छी फील नहीं आ रही, जहर फील आ रही है। हमारा लेडीज का सुने, बाहर जाते हैं ब्लो ड्राई बाल बना के, बाल फट 5 मिनट नहीं लगते। अंजू भाई आप तो पीटीवी की खबरें हो गए कि जिसमें सब अच्छा चल रहा होता है। नहीं हमारे बाल ही नहीं बन रहे हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया। अभी फिल वक्त कोई चांस नहीं है मजीद बेहतरी का, बल्कि आने वाले 25 तारीख से दर्जे हरारत पे मजीद इजाफा होगा। ओहो, ना करें आप। फर्स्ट गायब हो गई। 25 तारीख से दर्जा हरारत मजीद ये इजाफा हो, कितना कहाँ तक जाएगा? ये एक्सपेक्टेड है कि कराची का दर्जा हरारत जो है वो 39-40 तक को छू सकता है। ओहो, और समुद्री हवाओं का क्या होगा? वो चलेंगी या वो भी बंद हो जाएंगी साथ साथ? देखिए, एक ट्रॉपिकल एक्टिविटी हो रही है अरेबियन सी में, एक हवा का कम दबाव मौजूद है इंडियन कोस्ट के साथ, तो जिसकी वजह से इस बात की तवक्को है कि आने वाले दिनों में जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे साहिली इलाकों में गर्मी की शिद्दत के तौर पर आएगा।
और इसमें समुद्री हवाएं होंगी लेकिन उनका थ्रस्ट कम होगा। अच्छा, ये जो हवा का कम दबाव है, ये सिस्टम जो कहते हैं, सिस्टम दाखिल हो रहा है और सिस्टम निकल गया है। सिस्टम कोड वर्ड ये है। सिस्टम क्या है? किसी और चीज का कोड वर्ड है ये सिस्टम क्यों नहीं आता यहाँ पे? देखें जी, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल इस वक्त इंडियन कोस्ट के बिल्कुल साथ साथ है और इनिशियली उसकी मूवमेंट भी नॉर्थवर्ड है, तो अगर नॉर्थवर्ड वो मूव करती है तो वो तो इंडियन गुजरात में चला जाएगा। अच्छा, ये अंजुम भाई, किसी तूफान के बारे में मैं सुन रही थी खबरों में कि जी एक तूफान बन रहा है समुद्र में, साइक्लोन। उसके बारे में बताएं जी, ये उसी के बारे में ही बात हो रही है जिसको आप सिस्टम कह रहे हैं। हाँ, वही तो सिस्टम, यही कह रहा था मैं। तो सिस्टम तूफान जी होता है? बिल्कुल, इस वक्त ओह, जी इस वक्त मैंने कहा हवा था का कोड कम वर्ड है दबाव किसी चीज सूरत का। में मौजूद है। अच्छा, अभी ये तूफान नहीं बना है। सही है। तो ये मुमकिन तौर पे, वैसे आता नहीं है, कभी होता नहीं इस तरह, कराची को टच करता हुआ, गवादर वगैरह टच करता हुआ निकल जाता है ये, लेकिन मुमकिन तौर पे हो सकता है कि कराची में थोड़ी बहुत बारिशें हो जाए। जबरदस्ती कहलवाना चाह रहे हैं हम आपसे। सिस्टम से क्या थोड़े से बादल यहाँ भेज दें जो कि बरसे भी। नहीं जी, फिलहाल ऐसा कोई चांस नहीं है। अच्छा, कोई चांस नहीं है। अंजुम सर, भाई ने ठीक तो है। बिल्कुल ही ना केस क्लोज कर बिल्कुल। दिया आपने। अंजुम भाई, मैंने बात ही नहीं करनी आपसे, छोड़े। आपने कोई ओके, अच्छी बात बहुत नहीं शुक्रिया। बताई। आप वाहिद गेस्ट हैं जिनसे बात करके ना बड़ा दुख होता है। अंजुम भाई, कोई अच्छी खबर नहीं। चलो थैंक यू। बात तो करते रहेंगे हम कि भाई कभी ऐसा मौसम ऐसे में थोड़ा सा झूठ भी बंदा बोल लेता है तो ना, कर थोड़ा सा लेता ना, तसल्ली हमने के इतना लिए। कहा कि भाई कोई इम्कान तो नहीं, कोई नहीं। अंजुम भाई इतने स्ट्रेट बताते, गर्मी सड़ी भी गर्मी पड़ेगी। अच्छा, करो जो वो करना है। और सख्त हो गए ना, वो ना। और सख्त। नहीं, कोई नहीं। नहीं, बहुत चलो, जो जाओ, अभी कोई तो नहीं। हीट वेव आनी है। आप बात क्या कर रहे हैं, और जलाते हैं सड़ाते हैं हमें अंजुम भाई। अच्छा, अभी लेकिन मोना सच ने तो हमें सच ज्वाइन है। किया, मोना सिद्दीकी ने कराची से, और मौसम बहुत ही सख्त है, गर्मी है और लोड शेडिंग भी हो रही है, इसमें पानी की शॉर्टेज भी हो गई है। तो मोना से जरा पूछते हैं, मोना कैसी हैं आप, और आप जो कहती हैं जरा मुखातिब करें मोना। मोना डार्लिंग, हाउ आर यू? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों बताइए, आप दोनों के क्या हाल मोना, है? तुम इतने अरसे से गायब और रमजान के बाद अब मिल रही हो, क्या छुट्टी पे थी? किधर इतनी बिजी चल रही हो आप? कहाँ हो? नहीं नादिया, छुट्टी पे नहीं थी, हर रोज आ रहे हैं और इस कड़कती गर्मी में हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त भी देखिए मैं धूप में खड़ी हुई हूँ, आप ये देखिए कितनी शदीद गर्मी है। सनब्लॉक लगाया तुमने? सनब्लॉक लगाया हुआ है? जी बिल्कुल लगा, शाबाश। बिल्कुल लगाया। लेकिन नादिया अब तो ऐसा लगता है कि सनब्लॉक भी ना इस गर्मी में काम नहीं देता। सही बात है। सही है। बात और बार क्या, अप्लाई करो। अब आपको यही कहे भाई विटामिन डी मिलता है, इससे तो अच्छी बात नहीं, ये सड़ी हुई गर्मी में कोई विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी सुबह की धूप में और शाम की धूप में। ज़ोहेब, इस बिल्कुल यकीन करें, इस गर्मी में ना विटामिन डी नहीं चाहिए हमें। सही ये है। वाली अच्छा, नहीं मुझे चाहिए। बताएं हालात वाकयात क्या हैं, क्या सूरत हाल है पानी की शॉर्टेज की? और देखिए गर्मी का हाल तो आपको अंजुम भाई ने बता दिया, गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। और अच्छा, हवाएं भी चल रही हैं, ऐसा नहीं कि हवाएं चल रही हैं। मगरबी सिमत से इस वक्त हवाओं की जो रफ्तार है वो 24 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है। लेकिन चूंकि गर्मी तो गर्मी है, वो अपना असर गर्म दिखा हवा रही है। जहां गर्मी है और मरतूब मौसम है, गर्म और मरतूब मौसम होने के साथ साथ अगर ऐसे में कराची वालों को पानी भी ना मिले तो आप सोच सकते हैं कि जिंदगी कितनी मुश्किलात में घिर जाती है। आप यकीन कीजिए कि चंद एक एरियाज को छोड़ के कराची के बेशतर एरियाज ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत दिखाई देती है और जहां पर पानी लाइनों में आता ही नहीं है। तो वो बेचारे जो हैं वाटर टैंकर वालों के वो रहते हैं कि जनाब वाटर टैंकर खरीदा जाए। और महंगाई इतनी ज्यादा है कि वाटर टैंकर की जो कीमत है जी 18,000 में मिल रहा है। बताऊं तो आप जी 18,000 तक पहुंच गया। बल्कि नादिया 18,000 बल्कि वो 24,000 तक भी मिलता है डबल टैंकर। अब ये सूरत हाल हो गई है। अभी मैं इस वक्त जो सदर के इलाके में मौजूद हूँ, आप यकीन करें यहाँ भी जो है पानी की किल्लत है। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ये जो अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पानी की किल्लत है। और जो मशकीज़ा होता है ना, जो सदियों साल पहले हमने देखा था कि मशकीज़ों के जरिए पानी भरा करते थे या पानी इस्तेमाल किया जाता था, अब यहाँ पर वो सूरत हाल है कि मशकीज़ों के जरिए ये अपार्टमेंट्स वाले पानी खरीदते हैं और अपने घरों में उसके जरिए पानी की जो किल्लत है वो दूर करते हैं। इसके अलावा पानी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाके जो हैं, लांडी, कोरंगी, मंजूर कॉलोनी और दीगर जो इलाके हैं, वहाँ सबकी यही सूरत हाल है कि पानी की शदीद नहीं तो किल्लत है। कंजम्पशन बढ़ गई है लाइनों में इसकी पानी नहीं मोना, आता। ये मतलब क्या हुआ? खैर पानी का मसला तो देरी ना है, लेकिन अब ये जो इतनी शिद्दत आप कह रही है कि 70% कराची में पानी इलाकों में नहीं आ रहा है, क्या वजह है इसकी? वाटर बोर्ड क्या बता रहा है?
अच्छा देखिए 650 MGD यौमिया कराची को जो है पानी दिया जाता है, जबकि इससे जायद यानी तकरीबन 1200 MGD पानी की जो है कराची को यौमिया ज़रूरत है। तो अब आप सोचें जहां इतनी ज़्यादा किल्लत होगी तो वहां पानी की क्या सूरत हाल होगी। शहरी बेचारे वाटर कॉरपोरेशन जाके अपनी जो है कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने के बावजूद भी जो है लाइनों में पानी नहीं आता। अच्छा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर के पानी आता है रोजाना की बुनियाद में नहीं आता, कहीं पर हफ्तावार पानी आता है या फिर ये होता है कि 2 दिन के वक्फे से पानी आता है लाइनों में, लेकिन वो भी पानी इस तरीके से आता है कि रात में आया है, कुछ घंटों के लिए आता है और टाइम का क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं होता कि किस टाइम पानी आएगा, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो मशीन चला भी नहीं सकते। और फिर रही सही कसर जो है वो के इलेक्ट्रिक पूरी कर देती है। बिजली की लोड शेडिंग का जो टाइम होता है, अगर वो पानी आने का टाइम है तो इसका मतलब है ना पानी है ना बिजली है, जिंदगी वैसे ही जो है ना मुश्किलात में घिर जाती है। कराची वालों की तो इस वक्त यही सूरत हाल है कि जहां गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है और जैसा कि लो प्रेशर एरिया जो अरेबियन सी में बन रहा है उसके तहत उसके ज़ेरे असर कराची में 25 से लेकर के 1 जून तक कहा जा रहा है अगर वो डिप्रेशन में तब्दील हो गया तो कराची में जो है दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच सकता है और जो फील लाइक होगा वो 3 से 4 डिग्री ज्यादा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि मजीद आने वाले दिनों में कराची की क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल पानी की इंतहाई शिद्दत है और जो वाटर कॉरपोरेशन वाले हैं उनकी आए दिन जो है वो लाइनें ब्लास्ट कर जाती हैं, लाइनें डैमेज हो जाती हैं। आप यकीन कीजिए 84 इंच की जो लाइन थी वो 2 बार डैमेज हुई और उसकी जो रिपेयरिंग की गई करोड़ों का खर्चा उस पर आता है, लेकिन उसके बावजूद हम यही देखते हैं कि उसकी रिपेयरिंग के बावजूद कराची के मुख्तलिफ एरिया में जो है मुकम्मल तौर पे पानी की फराहमी अभी भी जो है मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। थोड़ी है मुना, हजार मसले हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और बिल्कुल आपने एक तफसीली तौर पर हमें पूरा अहवाल बता दिया कराची का कि पानी की शॉर्टेज के साथ साथ ये भी कुछ घरों में ना, कुछ घरों में जहाँ पानी है वहाँ भी बहुत है। खासतौर पे मेरा दिल जलता है जब दांत ब्रश कर रहे हैं तो ये नलका खोल दिया, दांत ब्रश हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, 2 चक्कर भी लगा के आ गए, बिल्कुल, और वो शावर खुला हुआ है, शावर खुला है, नलका खुला है, हम जाया भी करते हैं। नॉर्मल डेज में हम कितना पानी जाया करते हैं, लेकिन मैं तो इतनी कॉन्शियस हूँ ना एक एक ड्रॉप के लिए। एग्जैक्टली आपको जब इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा, लेकिन आप देखें कि आपको तो अहमियत का अंदाजा हो गया कि पानी आ रहा है या टैंकर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो टैंकर भी नहीं अफोर्ड कर सकते वो कहाँ जाएं? असल में सवाल तो उन लोगों का है ना कि वो लोग कहाँ जाएं जो 2-2 कमरों के एक कमरे के घर में रह रहे हैं, वैसे ही सफोकेटेड है। हमें उनको अंदाजा ही नहीं है कि ईस्ट ओपन वेस्ट ओपन क्या होता है, विंडोज खोले तो एयर क्रॉस होती है, उनके तो घर ही बंकर्स की तरह है। तो मुझे बताया वहां उनको पानी भी नहीं मिलेगा, वहां उनको बिजली भी नहीं मिलेगी, बेहोश भी होते हैं ना, फिर बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो ये बड़े हमारे। अच्छा और एक और नाज़िया चीज है कि टैंकर का पानी ऑन कॉल है। हाँ, वो पता नहीं कहां से आ रहा है, वो कहां से आ रहा है। मुझे लगता है कि वो लाइंस जो आ रही है ना वाटर सप्लाई की, उन्हीं में उन्होंने अपनी लाइंस निकाली हुई हैं और वहीं से पानी। अच्छा, और वो जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं पानी को, आपने देखा कितना पानी गिर रहा होता है उनके अंदर से, इतना जाया हो रहा होता है, पता नहीं कौन है भैया। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करते हैं एआई की। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ चलूँ कि हमें अब वाटर बोर्ड से उनके स्पोक्स पर्सन को बुलाना चाहिए अपने शो पर और बात करनी चाहिए कि 70% या 60% कराची को पानी नहीं मिला, तो आपने क्या हाल निकाला? तो टैंकर बंद खत्म करें। पानी नहीं है तो टैंकर भी नहीं होने चाहिए कि भाई पानी नहीं है, और अगर पानी है तो सबको मिलना चाहिए बराबर, सबको सीधी बात है, इंसाफ यही है। अच्छा, शुरू में मैं बात की थी कि एआई इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड वेरी फास्ट। इवन जो आपकी, मैं हैरान हूँ जिस स्पीड से अंडर डेवलप्ड मुल्कों में भी आ गया, डेवलपिंग कंट्रीज में भी ऐसे आ रहा है कि पहले तो टेक्नोलॉजी आती थी सालों बाद, अब ऐसा नहीं है। एआई इतनी जल्दी पेनिट्रेट कर रहा है हमारे अंदर कि हम हैरान है कि यार ये तो पहले उधर हो जाए फिर आएगा, आ गया। जैसे कि किसी का मिशन है कि एआई पे लगा दो लोगों को, एआई के कितने फायदे हैं, नुकसान कितना है, ये अभी हमें आने वाले भाई पता चलेगा डेकेड में कि ये कितना बड़ा हमारे लिए। मैं तो कहती हूँ ये एक वेपन है, ये एक कर्स है। बहुत कम इसके फायदे, नुकसानात बहुत ज्यादा हैं कि सर पीटेंगे कि ये क्यों बना, ये बनाया क्यों, ये क्यों आया। अभी भी टाइम है इसको जो, और लोगों ने, साइंटिस्ट ने बहुत कंडेम भी किया, उन्होंने बोला कि ये तबाही है, तबाही है, बिल्कुल बोला है, रोबोट्स तबाही है, आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। कोई भी चीज जो हैक हो जाए, जो किसी के कंट्रोल में आ जाए, वो खतरनाक ताकत है,
ये पता है किसी भी बुरे हाथ में आ जाए वो खतरनाक है, उसको तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एआई भी कुछ ऐसा ही है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है कि यार काम आसान हो गया, कंफर्ट हो गया, बड़ा मजे से आपने क्लिक किया और उसके बाद पहले तो एप्लीकेशंस होते थे ना कि एप्लीकेशंस एआई के, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया, इसमें आपने साइन इन किया, लॉग इन किया। अब ऐसा भी नहीं है, गूगल ने जो जेमिनी इंट्रोड्यूस किया वो डायरेक्ट आपके फोन में, अभी जो लास्ट अपग्रेड है उसके बाद आ गया। इट इज देयर नाउ, इट्स नो मोर एन एप्लीकेशन, इट इज पार्ट ऑफ योर फोन। और जेमिनी गूगल क्या कर रहा है कि ये हर चीज़ आपके एप्लीकेशन के साथ जुड़ गया। इवन आपका जो सर्च इंजन है जिस पे ऑप्शंस आती थी ना पहले इसकी पब्लिकेशन की या किसी की, वो सब खत्म। अब आपको यही अपने चोजन जो हैं वही ऑप्शंस देगा ताकि आप इसी में फंस से जाएं। आपको वीडियोस बनानी है विद साउंड बना के देगा, ये पहले कभी नहीं हुआ। आप समझे इस बात को कि आप उनको कमांड देंगे ये वीडियो बना दो कि ये हो रहा है, कोई अटैक की भी कुछ भी बन सकता है, समझ रहे हैं आप? उसमें साउंड के साथ वो वीडियो बना के सारी वीडियो बना के दे देगा। और देखिए डेटा थेफ्ट की जो बात हम कर रहे हैं, तो जेमिनी ये काम कर रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक है कि एवरी टाइम समबडी इज मॉनिटरिंग यू। ठीक है, ये कितनी हैरान कुन और अजीब सी बात है कि आपको कोई देख रहा है, जहां आप जा रहे हैं, जहां मोबाइल आपका साथ जा रहा है ना, वहां वो साथ साथ है आपके। मैं तो कहती हूं उस पे तो अपना टेप लगा दें फोन के कैमरे में, प्लीज मैं सबसे कहूंगी कि जरूर इसको कवर करें। और बड़े बड़े जो आपके बिग शॉट्स हैं ना इस इंडस्ट्री के, वो करते हैं ये अपने कैमरे को कवर्ड रखते हैं, तो आप भी ऐसा करें। अच्छा ये तो एक बात है, पता और बड़े खतरनाक बातें हैं, एआई से बच्चे अब सवाल का जवाब ले रहे हैं, मम्मी से नहीं पूछना, नानी दादी से नहीं पूछना, हाँ भी मजहब के भी बारे में सवाल कर रहे हैं, कल्चर के बारे में सवाल कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में सोचें तो वो उनको वो जवाब दे रहा है जो वो देना चाहते हैं, जो देना चाहता है, जो उसको फीड किया गया। जी ब्रेन वॉश करेंगे इनको, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो बच्चों को इतने अच्छे से सिखा रहे हैं या सिखाना चाहिए था, उसका तो अलग ही गलत इंफॉर्मेशन मिल गई। बिल्कुल, कितना खतरनाक, इजी एक्सेस है उनको ऐसी इंफॉर्मेशन का जो ऑथेंटिक भी नहीं है। तो देखिए ना, डेडली कॉम्बिनेशन हो गया ना ये यानी इंसल्ट टू द इंजरी है कि आपने एक क्लिक पर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सही भी नहीं है, दुरुस्त भी नहीं है, तो बड़ा कन्वीनियंट है, लोगों को क्लिक किया उन्होंने और उसके बाद लोग रिलीजियस ही रिलेटेड सवाल बहुत सारे बच्चे लोग। अच्छा, एक हम जॉब एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम बात करें, अच्छा, लोग बेरोजगार होंगे, ये इसका पहलू बड़ा, मुझे तो बड़ा ये बिल्कुल बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और क्योंकि ये सारा काम आपका एआई और ये जो कोडिंग वोडिंग हम हाथ से कर रहे थे वो अब ऑटो अगर कोडिंग हो जाएगी तो जो बच्चे सालों से पढ़ते थे वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक और खतरनाक बात, जेमिनी क्या करेगा, आपके स्टाइल को स्टडी करेगा, आपके स्टाइल को देखते हुए आपकी तरफ से ही, आपके ईमेल से ही ईमेल्स भेजेगा। कुछ ईमेल्स, ज्यादातर तो वही होंगी जो आप भेजना चाहते हैं, लेकिन कुछ वो भी हो सकते हैं जो कोई और भेजना चाहता है। बिल्कुल ऐसे वो भी हो सकते हैं। तो और देखिए कितना, और आप कितना कहेंगे यार ये मैंने नहीं लिखा, ये मैंने, अरे अकाउंट आपका है, सब आपका है। तो प्लीज इसको कंट्रोल कीजिए, एआई को टेक ओवर ना करने दें अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपको इतना बड़ा बुरा एक्सप्लॉइट करेगा कि खतरनाक मैसेज। और हम आईटी एक्सपर्ट तो खैर नहीं है, जितना हमें अवेयरनेस है वो आपको बता रहे हैं। बहुत से सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिनको जो डिलीट भी नहीं हो पा रहे अब, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं कि जिनको डिलीट करने की कोशिश की गई तो उन्होंने दोबारा से अपने आप को आ गए सरफेस। बिल्कुल, और ये ब्लैक मिरर एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, कभी आप उसको देखें तो उसमें एपिसोड्स हैं जो बताते हैं कि इनकी तबाहकारियां फ्यूचर में क्या होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, तो खैर ये इस पर नजर रखें और एआई का इस्तेमाल बिल्कुल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन एक तनासुब और उस थिन लाइन को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इंसान की वेलबींग के लिए सब कुछ ये हो रहा है। तो अगर हम इंसान ज़ात सफर कर रही है तो इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी या वो कोई भी चीज हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, साथ फंसेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, कैसे आप कहेंगे आपने नहीं ईमेल भेजी, आपने नहीं लिखा, फंस जाएंगे बहुत चीज़। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं शो में, और हम जैसे कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग बड़े बड़ी जरखेज ये धरती है और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो इसी की जरा सी बात करते हैं। फ्रांस की सरजमीन पर पाकिस्तान के लिए फख्र और बहुत बड़ा एजाज है, क्योंकि पाकिस्तानी निजात डॉक्टर और न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर नगमाना कियानी ने फ्रांस का आला अवार्ड हासिल किया है। नगमाना कियानी को यह अवार्ड बिला तफरीक इंसानों की खिदमत के एजाज में दिया गया है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा 2005 का ज़लज़ला हो उसमें बहुत काम किया है, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा काम करती हैं वो। तो इस वक्त नगमाना ने हमें ज्वाइन किया है। नादिया, उनको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम नगमाना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो बेटा? हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया। आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया एकदम। क्या एनर्जी है आपकी, इतना प्यारा, इतने प्यार से तो हमसे किसी ने कभी बात नहीं की, हमारे घर वाले हमसे इतने प्यार से बात नहीं करते ना। और मैं सदके जाऊँ, कुर्बान जाऊँ बेटा, प्यार ही तो है मेरे पास, इसके तो अलावा मैं कहती मुझसे कुछ भी नहीं है। मैं भी यही घर में बोल रही हूँ, जब भी तो ये अवार्ड मिला है आपको, ऐसे ही थोड़ी है, आखिर पाकिस्तानी है आप। जी बेटा,
आखिर पाकिस्तानी है आप भाई, प्यार मोहब्बत तो हमारी तरबियत का हिस्सा है। प्राउड टू बी मेरे बच्चे, ये मेरे लिए अवार्ड बेटा, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये मेरा अवार्ड है, मैं तो ये कहूंगी कि ये मेरे वालिदैन की तरबियत, मेरे अपनों का प्यार और उन सब की दुआएं हैं बेटा, जो जिनके जिंदगी के सफर में जब भी कोई गम के साए छाए तो हमने उनका साथ दिया बेटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे। सही कहते डॉक्टर हैं साहिबा, ना। थोड़ा ये बताइएगा, ये न्यूरोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं, मतलब इनका काम क्या होता है, जरा इस फील्ड के बारे में भी बताइए। बंदों का, जिनका अपना दिमाग नहीं होता, दूसरों के दिमागों पे वो टेस्ट करते हैं इनको न्यूरोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखो सुनने में न्यूरोलॉजिस्ट भी आ रहा है, बायोलॉजी वाला भी सिस्टम आ रहा है, ये बहुत मुश्किल लग रहा है, ये तो लगता है आपने बहुत पढ़ाई की है। वो एक बहुत शेर पढ़ा है का आपने। मिसरा था ना, आपने इतना बड़ा सवाल नादिया ने किया, आपने कहा कि यही मुमकिन था इतनी उजलत में, यानी यही बता सकती थी मैं, इसकी डेफिनेशन यही दे सकती थी। फिर भी बताएं। क्योंकि बेटा न्यूरोबायोलॉजी इट इज वेरी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए आपको 5 मिनट नहीं, बस इतना कहूंगी, क्योंकि न्यूरो के बारे में बेटा ये वाइड सेक्शन है जिसके बारे में रिसर्च कंटिन्यू है, ठीक है आप, और इसके इस लिहाज से हमने बहुत इस टॉपिक पे काम किया, और मैंने कमिश्नरिया एनर्जी एटॉमिक मैं न्यूरोबायोलॉजिस्ट में स्पेशलाइज की थी बेटा जी। अच्छा, फ्रांस में आपको समझ नहीं अवार्ड आया मिला। लेकिन सुन के अच्छा लगा। जी सुन के अच्छा लगा। समझ नहीं आया लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ चीजें होती है ना, वर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स हैं लेकिन मतलब नहीं पता होता हमें, तो मुझे पता नहीं, मैं बाद में जाके कुछ को करूंगी करेंगे गूगल। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आने वाले वक्तों में ये आपकी इस फील्ड में कोई हम बात भी कर रहे थे कि बहुत कोई एडवांस चीजें आने वाली हैं, आपको लगता है न्यूरो साइंस में कुछ क्या आने वाला है कि हम मशीन में बैठेंगे, बड़ू करके ठीक हो जाएंगे और निकल जाएंगे, है ऐसा है कुछ? बिल्कुल कुछ नादिया वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपकी सुन रही थी EI के बारे में भी, और यहाँ पे तो पाकिस्तान से भी ज्यादा यूज की जा रही है, ये बहुत ज्यादा रिसर्च आ रही है, और ऐसी रिसर्च भी आ रही है बेटा कि आप बैठे होंगे, आप एक मशीन में बैठते हैं, आपकी सारी डायग्नोस्टिक जो सी है ना, जो डायग्नोस्टिक की जा रही है वो भी फैसिलिटी हो रही है, आपके वो जो सा है, देखिए मैं अभी आपके वो सारे खौफ और सारे शायद सुन रही थी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल में, तो बेटा ये कोई भी टूल है ना, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा आपने इसको किस तरह यूज करना है, ठीक है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जूम की बात कर लेती हूँ, ठीक है, कुछ अरसे पहले हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन आज मैं अपने सारे बहन भाइयों के इसके जरिए आप सबसे बात कर रही हूँ, सही बात, समझ आ गई ना। तो इसी तरह बाकी भी न्यूरोसाइंस में इसी तरह की बहुत सी चीजें यानी इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं ये जरूरी है। भाई मैं आप बात करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत की। किसी भी चीज में ना मेरे बच्चे, किसी भी चीज में इंसानियत नहीं डालेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा आपकी खिदमत की बात करते हैं ना, जिस भाई से फख्र है हमारे लिए, वो खिदमत क्या है, जरा उनकी बात करते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीम के मैदान में काम कर रही हैं, आप सेहत के मैदान में काम कर रही हैं, इसी वजह से एक्नॉलेज किया गया फ्रांस में आपको। जरा ये बताइए कहाँ से शौक हुआ, पेरेंट्स आपकी खिदमत करते थे लोगों की, उनको देखा आपने, कैसे हुआ? बिल्कुल, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे खिदमत को ये समझ ले कि हमारे DNA में है, ठीक है। चाहे मैं आज यू सेड माय नेम इज नगमाना कियानी, और मैं भतीजी हूँ कर्नल नाज हक नवाज कियानी शहीद की, ठीक है। और अपने मुल्क के लिए जान देना और दूसरों की खिदमत करना हमारे पेरेंट्स ने शुरू से ही किया। इसीलिए जब मैंने आपको कहा ना कि ये अवार्ड मेरा नहीं है, हम तो यही कहते हैं ना कि माँ बाप की जो तरबियत होती है ना उसका बेहद असर होता है। कुछ लोग तो कुछ चीजें होती हैं जो हम बच्चों को कहते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे आपकी कॉपी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस माहौल में बली पड़ी हूँ कि जहाँ पे खिदमत, अपने आप को मिटा के अपने आप की अपनी कुर्बानियां देके दूसरों के लिए लड़ना शुरू से ही मैंने देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही करती आ रही हूँ बेटा जी। जी, और पाकिस्तान आना ज़ाहिर है आपका रहता है, क्योंकि जब आप काम कर रही हैं मुख्तलिफ, आपने देखा क्या, ऑब्जर्व क्या किया, यानी हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, या बजट हम नहीं दे पा रहे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे तालीम और सेहत को, प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या ऑब्जर्व किया?
मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में जितने सारे खजाने छुपे हुए हैं ना, अगर किसी को नजर आने लग पड़े ना, टैलेंट के, मेरिट के, जितना हमारे मुल्क में है सब कुछ। नादिया कह रही है 2 खजाने तो यहाँ बैठे ये देखें, ये हाँ, सोने की मान जाऊं, मैं यही तो कह रही हूँ। इट्स डॉक्टर साहबा, कैसे समझाएं हम सबको, समझ नहीं रहे लोग। आप बहुत प्यारे और अच्छे लोग हैं और अल्लाह ताला आपको और ऊपर लेके जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की कि वहाँ पे हमारे स्कूलिंग भी हो रही है, वहाँ पे हमारे हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन बेटा अब हम लोग और ज्यादा आगे करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी INGO को अभी तक रजिस्टर नहीं हो पा रही। सही। बेशुमार कोशिशों के बावजूद अभी तक, अगर हमारी ये हो जाती है तो बेटा हम सिर्फ कीपे के भी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम अपने जगह जगह पे ये स्कूलिंग कर सकते हैं। जगह और बहुत कुछ करने को है। लेकिन ये है ना कि यकजीती, हमारे लोगों के हौसले बुलंद है, ठीक है, हमारे लोगों में टैलेंट है। लेकिन थोड़ा सा जब हम एक दूसरे को, वो क्या कहते हैं ना कि झूठी अना, सॉरी मेरी आदत है, मैं पंजाबी में कहते हैं दिल खोल के गल कर दी हूं। जी बिल्कुल। सेम टू सेम। अब बेटा यही है कि जब एक दूसरे की हम ये फजूल की अनाएं और ये सारी छोड़ के हम लोग बात करेंगे ना, मेरे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया कि बेटा मैं आपके होठों से ना मत सुनूं। बहुत लोग बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आते हैं जी। और मेरे लिए ये फख्र की बात है कि बेटा कि हम एक उम्मीद हैं, ठीक है, एक छोटी सी किरण है जो, और अगर इसी तरह हर इंसान, हमारे मुल्क का हर बाशिंदा ये समझे कि दूसरे की हेल्प करना, दूसरे की हेल्प ही नहीं, थोड़ा सा जिंदगी के सफर में डिफिकल्टी आ जाती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतना अच्छा बोलती हैं, तो बड़ी पॉजिटिव दिल चाहते बोलती हैं। अब जब आएंगी ना आपने कराची आना है और प्लीज हमारे पास से होते हुए शो पे जरूर, हमारे पास से होते हुए जाना है, मतलब हम आपको इनवाइट करेंगे, आपने आना है शो पे जरूर। अच्छा जी, तो खैर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपसे डिस्कस करना है। पंजाब हुकूमत ने एक इनिशिएटिव निकाला है, बच्चे महफूज पंजाब महफूज के नाम से। इस विजन के तहत, यानी विजन है, इसके तहत वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला ने कमसिन बच्चों के लिए आगाही मुहिम जारी कर दी है। महकमा दाखिला ने गुड टच बैड टच किड्स के बारे में आगाही के लिए लेकिन व्हाई नॉट बच्चे महफूज तो पाकिस्तान महफूज। जी, असल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया है, तो वो ज़ाहिर है वो पंजाब पर उनका फोकस है, तो ये एनिमेशन सीरीज तैयार किया जिसकी पहली किस्त जारी की गई है बच्चों को जिनसी इस्तेसाल से बचाने के लिए। इसीलिए हया और बहादुर के किरदार इसमें अच्छा किरदार भी है। देखिए हम तो 2003 से भी मुझे पता है कि हम इस पे बात कर रहे थे और हम कहते थे कि भी मास स्केल में गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए और बार बार होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो देखें जिस तरह हम छोटे बच्चे अभी बड़े हो गए, बच्चे तो आ रहे हैं, उनको एजुकेट करना, बताना, सिखाना, स्कूल में टीचर सही तरह बता नहीं पाते, तो ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी हो कि हर स्कूल हर क्लास में बच्चों को ये मैसेज जाए। और अगर इन वीडियोस के जरिए आप भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और पुराने वक्तों की बात जो है ना, वो जमाना दूसरा था, उसमें कम्युनिकेट नहीं करते थे पेरेंट्स और आपके घर वाले नहीं कि भाई ये ऐसी शर्मिंदगी की बात है नहीं। अब देखें दौर भी बदल गया, उसके तकाजे भी वक्त के बदल गए हैं, तो इसमें आपको अपने बच्चों को अवेयर करना है, उन्हें कम्युनिकेट करना है, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, उन्हें पता होना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, मिसिंग चिल्ड्रन, अबडक्टेड चिल्ड्रन, अब्यूज्ड चिल्ड्रन, तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को सेफ बनाना है अपने तमाम बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे देखिए जब सेंसिटाइज नहीं होते ना, उन्हें पता ही नहीं चलता कि अगर उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो सहमे हुए होते हैं, डरे, उन्हें पता नहीं होता रिएक्ट कैसे करना है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। जब उनको आप अलर्ट कर देंगे, उनको पता होगा, तो वो फिर कुछ करें भी। ऐसे मोमेंट में बच्चे डर जाते हैं या उनको समझ नहीं आती करना क्या है। तो ये गुड टच बैड टच बच्चों को सिर्फ ये कि अब घर वाले नहीं बताएंगे, अब हुकूमत भी बताएगी। तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा इनिशिएटिव आपने लिया है, वेरी नाइस, ताकि बच्चे अलर्ट हो, उनको पता हो। बहुत दफा तो देखें अब्यूज यही पता चला है कि अपने आसपास जान पहचान के लोगों से ही हो। बिल्कुल, आपको पता हो कि हमारा अगर जानने वाला भी है तो भी ये गलत कर रहा है, बिल्कुल, आप ऐसे रिश्तेदार है तो भी ये गलत कर रहा है, अगर कोई मुझसे आसपास का बंदा है ये भी गलत कर रहा है, दे शुड नो। और फिर उनको उस वक्त क्या करना है, तो ये कि घर वालों को जरूर बताना है, और उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इन वीडियोस में। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए आप प्रीएम्प्ट करें, आप बच्चों को ये ना कहें ये अपना है या दूसरा है। कभी कभार ऐसा होता है
कि घर में काम करने वाले लोग इतना ज्यादा आपसे फ्रैंक हो जाते हैं, आपके घर में आना जाना होता है, आपके मजीद खानदान वाले दूर के रिलेटिव्स उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। खामोश नहीं रहना चाहिए इस मामले में ट्रस्ट नहीं करना। क्योंकि ये जो शैतान है ये आगे और कितने बच्चों को खराब करेगा, एंड दैट विल बी ऑन यू। तो इस मुहिम के साथ लेना है, चुप नहीं रहना। चाहे माँ, बहुत दफा होता है माँ को कह देते हैं फैमिली में जब बात होती है, भाई तुम चुप कर जाओ, मेरे घर का मामला नहीं, घर का मामला नहीं, ये दूसरा वाकया होने के लिए राह हमवार कर रहे हैं। खामोश होने का मतलब ये है कि आप दूसरा वाकया ऐसा होने देना चाह रहे हैं कि हो जाए वो। तो खैर हम इस मुहिम में साथ हैं बिल्कुल, और हमेशा अवेयरनेस के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वी सपोर्ट दिस टोटली। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में अब हमारी जो गेस्ट आई हैं शर्मीन, इनका नाम है शर्मीन खान, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे हम बात करेंगे। हम तो मतलब एज अ पेरेंट इतने डिस्टर्ब है ज़ोहेब, ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल, बिल्कुल ठीक है, और ये कि इतना आम हो जाना, और पाकिस्तान में उसके नंबर्स इतने बढ़ गए हैं। एएनएफ की तरफ से नंबर्स दिए गए। क्या नंबर? एएनएफ ने ये बताया है कि 1,70,00,000 बच्चे, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बच्चे ड्रग एडिक्ट है, ड्रग्स में मुब्तला हैं। यानी आप देखें कितनी अफसोसनाक बात है कि जामियात, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो कि इल्म व आगाही की रोशनी फैलाती हैं, अगर यहीं से अंधेरा और गुमराही में धकेल दिए जाएं वो बच्चे जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल संभालना है, तो क्या अलार्मिंग बात नहीं है? कितनी अलार्मिंग बात बिल्कुल। है। और पहले होता था ना 90s वगैरह में कि जी डीलर्स हैं, कुछ लोग हैं शेडी से, हसलर्स हैं, जिनसे आपको बड़ी मुश्किल से एक्चुअली मिलता था। अब ये कि अब वो वही स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ बैठे में, और वो बिल्कुल आपको शक्ल में बड़े पॉपुलर बच्चे भी होंगे उनमें से, जिनके साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो आपको इस लत पे लगा देते हैं। ड्रग डीलर्स की वो चेन है असल में, वो पहले उनको लगाते हैं, ड्रग एडिक्ट बनाते हैं, और उसके बाद उनको कहते हैं सप्लाई करें हमारे लिए। तो बिल्कुल कैसे बच्चे हैं स्कूल में इतने, उस वक्त कहते हैं ना सेंसिटिव स्टेज है आपकी एज है आपकी, और उसमें आपको कोई ऐसे मिसगाइड करे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। तो इस पर हम बात करेंगे कि बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, और फिर उनको उसको कैसे छुटकारा, फैमिली का क्या काम है और आपके सोशल सर्कल का क्या काम है। जी हाँ, तो साइकोलॉजिस्ट ही बता सकती है। शर्मीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ गया आपके पास, तो केसेस शायद आते भी हों, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके बारे में बताएं। दरअसल आई थिंक एक जो मुआशरा होता है उसका एक काम होता है एक होलिस्टिक अपब्रिंगिंग देना। होलिस्टिक अपब्रिंगिंग के अंदर हमारा जो माशरा है बहुत एकेडमिक वो प्रेशर देता है, मगर अपब्रिंगिंग के अंदर सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होते, उसके अंदर आपकी सोशल आप अपनी सोसाइटी को कितना दे रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस कितनी कर रहे हैं, आपकी कॉजेज़ क्या हैं, आपके पैशंस क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप बाहर कितना वक्त गुजार रहे हैं, स्पोर्ट्स कितना खेल रहे हैं। जब हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती तो फिर बच्चों को तो खेलना है, उनके अंदर वो एनर्जी है, तो ड्रग्स एक आउटलेट बन जाते हैं। ये एक वजह होती है ड्रग्स की। दूसरी ये होती है कि एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ मेडिकेशन का, जो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई किसी नफ्सियाती मसले से गुजर रहा है और वो उसका इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ अपने नफ्सियाती मसाइल का इजहार नहीं करते, हम अपनी टेंशनों के बारे में बात नहीं करते, मर्द को दर्द नहीं होता, उसकी वजह से जब वो थोड़े से सुन हो जाता है ना ड्रग्स करके, तो वो उन मसलों से बेहतर निपट सकते हैं, मगर लॉन्ग रन में वो एडिक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें वो भी नहीं होते जो दुखी होते हैं, जो ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, या बच्चों की कुछ स्टेज कमी होती है ना, एक्साइटमेंट में या किसी पीयर प्रेशर में कर जाते हैं, तो फिर वो एडिक्ट कैसे बन जाते हैं? पहले तो फॉर फन ही, फॉर एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं, लत कैसे लग जाता है? लत लगना तो बड़ा आसान है ना, आप भी 4 दिन कोक पियेंगी, 5वें दिन बोलेंगी मेरी कोक का है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मज़ा दे रही है, और इसके अंदर भी बहुत स्टेजेस होते हैं। कुछ लोग, जैसे आप पीयर प्रेशर कह रहे हैं, पीयर प्रेशर के अंदर चीज़ें ट्राई करते हैं और उन्हें कभी लत नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, और अगर आप पीयर प्रेशर में भी कर रहे हैं ना, उसका मतलब है कि आपका एहसास है खुद कहीं कमज़ोर है। अगर आपका एहसास है खुद कहीं कमज़ोर है, वो भी एक नफ्सियाती मसला हो सकता है। बच्चे जो आपके पास आते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, उनके 2, 3, 4 मसाइल क्या होते हैं जिसकी वजह से वो कन्विंस होते हैं या वो ड्रग लेना शुरू करते हैं? क्योंकि देखिए ना, जॉब का मसला है उनका, ना उनका ये है कि शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है, ना बच्चे नहीं हो रहे हमारे, उनके पास पैसा भी है, पैसा, उनके पास एक्सेस है, मनी है, कार्ड्स माँ बाप ने दिए हुए हैं, ये भी मसला है ना। When they have the money, it becomes easier. हाँ, ये भी मसला है कि आजकल के माँ बाप बहुत ज़्यादा पैसे अपने बच्चों के हाथ में दे रहे हैं, ये एक मसला है।
दूसरा मसला ये है जो आपने कहा पीयर प्रेशर। तीसरा मसला ये है बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है कि एज ही लाने हैं, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, बाहर जाना है, तो उस प्रेशर के अंदर वो प्रेशर रिलीज करने के लिए और ड्रग्स वो करते हैं। फैमिलीज क्या थी जिन बच्चों को ये हुआ, आपने उनको ट्रीटमेंट हाँ, किया, जो आपके पास actually ब्रोकन आए। फैमिलीज थी, क्या था उनमें ऑब्जर्व, यानी क्या चीज थी? या तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे तो उनको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही थी, या फिर मैं एक बात कहूँगी कि हमारे लड़कों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। जिस दिन से वो पैदा होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि वारिस बनना है, विनर बनना है, ये करना है, वो करना है, स्पोर्ट्स क्यों खेलो, टाइम ज़ाया करो, हर चीज़ पे ताने ताने ताने। घर का बोझ उससे भी उठाना है। हाँ, नहीं तो शुरू से हो रहा है ये, तो अब शुरू से हमें भी होता था, कितना प्रेशर तो ये जी, होता ही है, और मगर- ज़रूरी भी है ताकि बच्चे जरा फोकस्ड रहें। ये वाली जनरेशन डिफरेंट है। हाँ, या तो हर नस्ल जो होती है हमारी डिफरेंट होती है, और ये वाली नस्ल जो है ना वो काम अगर करेगी और करती है, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो कोई फ़र्ज़ पूरा करे, वो करती है क्योंकि वो करना चाहती है। ठीक है, तो अब पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है कि करियर करो क्योंकि तुम्हें करना है, पैसे कमाओ क्योंकि तुम्हें कमाने हैं। ये जो फ़राइज़ वाली चीज़ें ये सेकेंडरी हो गई। और ये मोबाइल फ़ोन जो इनके हाथ में आ गया, ये एक इतना बड़ा अजाब है कि इसकी वजह से बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, नहीं पता चलता। आप कैसे ठीक कह monitor रही हैं, एंड इस पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया एक्सपोजर की वजह से ड्रग स्कूल हो गए ना, और एक्सेस भी बढ़ गई है। और फिर अगर आप गूगल करें तो चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पे कैनबिस प्रोडक्ट्स और ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, इतनी पॉजिटिव चीज़ें उसके बारे में लिखी होती हैं, और लोगों को ड्रग यूज़ और ड्रग अब्यूज़ के बीच में फ़र्क नहीं पड़ा होता है, तो एडिक्शन की तरफ और शुरू इस तरह होती है जी, ये तो लीगल है कनाडा में, हाँ। ये तो मेडिसिनल वीड जो हमने सुना था, ये शुरू वहां से होता है, हल्का हल्का वेप चीजें, और उसके बाद फिर हैवी अच्छा, उसमें मुझे नादिया, ये हम बात कर रहे थे, मुझे याद आ गया नादिया इससे कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अगर साइकोलॉजिस्ट वहां पर हो, यस, ठीक है, जो काउंसलिंग करें बच्चों की, क्या ऐसा सिस्टम कोई है या बनाने की जरूरत है ताकि बच्चों को बताया जाए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या मैं हैं? आपके सवाल का जवाब दूंगी। आई जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग है कि अगर खांसी का शरबत या समद बॉन्ड भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो, वो भी एक एडिक्शन हो सकती है। टीवी की एडिक्शन, चॉकलेट की एडिक्शन, हर चीज़ की। आपके सवाल का जवाब, आजकल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मसला ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा होता है, साइकोलॉजिस्ट कम होते हैं, बोझ ज़्यादा होता है। मैं एक और कहूँगी कि जब हम यूनिवर्सिटी में हुआ था, एंड मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, ड्रग अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें सोसाइटी में टैबू लगता है और हम उन्हें हाथ नहीं लगाते। ड्रग्स की बात नहीं करनी, लड़के लड़कियों के रिश्तों की बात नहीं करनी, और उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर हम ऐसे अवेयरनेस सेशंस रखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे लगता है कि लोग खुद अपने जिस्म की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। मुझे तो लगता है डराना चाहिए बच्चों को। मैं तो अपने बच्चों के साथ ये करती हूँ। ऐसी बड़ी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ कि देखो, ये देखो कैसे मरा है, हाँ इसका हाल देखो, देखो सड़क पे पड़ा था, किसी को पता ही नहीं, ये देखो ये घर वालों ने, ये उनका मैं हाल दिखाती हूँ कि कितनी बुरी उनकी ज़िंदगी और कितनी बुरी उनकी मौत होती है। ये डरा के वो बच्चों के ना, छोटे बच्चे लड़कों के जहन में आ जाता है, यार नहीं 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 नहीं। मैंने कहा जी ये आप ज़रूर देखें। तो ऐसी भी वीडियोस बच्चों को दिखाना, अपने ऐसे ना फॉरवर्ड करें, अपने सामने दिखाएं ताकि आपको पता हो कि उन्होंने पूरी देखी, फिर उस पर डिस्कशन करें कि बेटा क्यों हुआ इनके साथ। अच्छा, अब थोड़ा सा उस पर बताएं कि ये ड्रग्स हैं, स्पेशली आइस, जिसका बड़ा हमने सुना है, ये कितनी खतरनाक हैं, करती क्या है ये बच्चों के दिमाग और जिस्म पे क्या असर करती है? ना सिर्फ आइस, चर्स, शराब और बाकी दीगर जो मंशियात होती हैं, बहुत मनफी होते हैं बच्चों के लिए। ख़ास करके मुझे नहीं लगता लोगों को एहसास है कि आप एक दफ़ा भी करें ना, आपका ब्रेन जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप रोज़ मुसलसल कर रहे हैं तो आपकी परमानेंट ब्रेन डैमेज हो रही है, ब्रेन आपका चेंज हो रहा है। अच्छा, ऐसे बच्चे जो आइस लेते हैं वो फिर उनको सोच नहीं पाते, दिमाग उनका प्रोसेस जब वो नशे में होते हैं वो बिल्कुल लाइक वो ना शायद काम कर सकें, लाइक ना स्कूल का काम कर सकें, ना सोशल हो सकें, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कितनी डोज पे ले रहे हैं। मगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका है कि आपकी ब्रेन डैमेज हो रही है। 25 साल की उम्र से पहले अगर कोई भी बच्चा ऐसी चीज़ करे तो उनकी पर्सनैलिटी अभी डेवलप हो रही है। तो कोई भी मंशियात 25 साल की उम्र से पहले ज़्यादा मनफी होती है बनस्बत ये कि 25 साल के बाद। मैं ये नहीं कह रही 25 साल के बाद आप एडिक्ट नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी डिजास्टर होते हैं। मुझे बताएं कि 1.5 करोड़ बच्चा से ज़्यादा बच्चा ये माशरे पे बोझ बनने जा रहा है अगर हमने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की या रोका ना। मैं कहती हूँ कि तो ये कहाँ जाएगा मामला? डेली असेंबलीज में इनकी असेंबलीज हो बच्चों की, इनको डेली इनको वीडियोस दिखाई जाए, बताया जाए, बार बार इनको पता है, इनके दिमाग में बैठ जाएगा कितना खतरनाक है। जो बच्चा ये करेगा उसको ये सजा होगी।
डराना जरूरी है। डराना अच्छा, जरूरी है, बच्चों ये के concept रेगुलरली जरा मैं कुछ कहती change हूँ हो गया ड्रग हमारा। टेस्ट करवाएं इनके, जिनकी आपको आंखें वांखें नहीं, आप उनको भी छोड़ें, आप हर बच्चे का रेगुलर स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में टेस्ट होना चाहिए और फिर- सर्वेलेंस होनी चाहिए कि सप्लायर कौन है। सप्लायर तो है ही जो हसलर है, जो जी, उसकी उसको चीज को पकड़ें। हाँ प्रमोट कर रहा है। इसको बहुत एज शुक्रिया मिशन शर्मीन, लेके हम आपने चलेंगे, सीधी बात है, तब खत्म होगा। इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ नहीं इसको कर सकेंगे। आई फील थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मीन, बहुत शुक्रिया आपका। शर्मीन ने बड़ी अच्छी, शर्मीन खान ने बातें बताई, तो इस पे हम अब जरा और जोरदार अपना बात तो करने की नशा जो जरूरत है वो चाय ही है जी, या जी। फिर कॉफी है, बस यही नशे नहीं हमारे। नहीं, ये क्योंकि अब इतना तो- सीरियस मसला हो गया कि इसको सीरियसली क्रिकेट है हमारी एडिक्शन। डील करना पड़ेगा। खेल कूद की बात नहीं अभी हम कर रहे हैं, खेल कूद की कल बात करेंगे। और अभी बहरहाल अभी हम इजाजत ले रहे हैं, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप मैं ये बताना चाहता इजाजत हूँ, ले आप लेते हैं। समझ गई। मंडे को आपसे को मुलाकात मुलाकात होगी। होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, फीडबैक देते रहिए। 2 दिन संभाल लें अपने आप को, बाकी हम आ जाएंगे अल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफिज़।